फॉलो नहीं किया तो पीसफुली फॉलो कर लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं इस पर चर्चा के प्रमुख सारा। तो चंद्रयान 3 ने आज भारत के लिए कामयाबी के नए आकाश को छू लिया है। चांद के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार इंसान की पहुंच बनी है और यह कारनामा कर दिखाया है इसरो के वैज्ञानिकों ने। यह मौका पूरे देश के लिए गौरव का है, मगर बीजेपी यहां भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। बीजेपी इसे मोदी जी के 9 सालों की उपलब्धि का हासिल बता रही है, मानो इसरो का गठन 1969 में नहीं बल्कि 2014 में हुआ है। आप जानते ही हैं कि पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए इसरो की स्थापना हुई थी और विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान के कई बड़े कार्यक्रम शुरू किए थे। नेहरू जी के बाद भी सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भारत का स्पेस मिशन चलता रहा, लेकिन कभी किसी ने कोई राजनीति इस तरह नहीं की। मोदी जी यहां भी राजनीति को मुमकिन कर रहे हैं। खैर, इधर चंद्रयान 3 ने कामयाबी के झंडे गाड़े तो उधर लद्दाख में राहुल गांधी अलग ही कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर पैदल चलने वाले राहुल ने अब लद्दाख में 700 से ज्यादा किलोमीटर तक बाइक चला ली है। जी हां, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लद्दाख पहाड़ी एरिया, वहां 700 किलोमीटर। या लद्दाख या किसी भी पहाड़ी एरिया में आप अगर दिल्ली से आगे पहाड़ पे चढ़ेंगे, चाहे उत्तराखंड की तरफ या हिमाचल प्रदेश की तरफ, तो 70 किलोमीटर जाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन यहां 700 किलोमीटर, वो भी लद्दाख की पहाड़ियों में, बिल्कुल टॉप पे, वो राहुल गांधी ये कारनामा दिखा दिए हैं, कर चुके हैं। राहुल ने 19 अगस्त को लेह से पेंगोंग लेक तक करीब 224 किलोमीटर बाइक चलाई। इसके बाद 21 अगस्त को 264 किलोमीटर बाइक चलाकर पेंगोंग लेक से खारदुंग ला पहुंचे और उसी दिन खारदुंग ला से 40 किलोमीटर दूर लेह गए। 22 अगस्त को उन्होंने लेह से लामायुरु तक 136 किलोमीटर की बाइक चलाई। देखिए कितनी अलग अलग जगहों पे कितना किलोमीटर नाप रहे हैं राहुल गांधी। लामायुरु 136 किलोमीटर लेह से है। कल रात को राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं और आज के समय में कोई नेता ऐसा कमाल भी कर दिखाएगा, ये किसने सोचा था। और राहुल केवल सड़कें ही नहीं नाप रहे हैं बल्कि वो लोगों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता भी बना रहे हैं। लेह के मेन मार्केट में जिस तरह राहुल गांधी के लिए देखो देखो शेर आया के नारे लगे, जिस तरह राहुल ने फ्लाइंग किस देकर लोगों तक अपना प्यार पहुंचाया और बदले में उनसे ढेर सारा प्यार राहुल गांधी को मिला, ये सारी बातें बीजेपी की समझ में नहीं आएंगी, जिसके नेता दिन रात केवल राहुल को कोसते रहते हैं। लेकिन आइए जरा देख लेते हैं कुछ तस्वीरें। ये सब आप देख चुके हैं, लेकिन रिकॉल करना जरूरी है कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल्स लेह के मार्केट की। और ये देखिए फ्लाइंग किस वाली तस्वीर, ये भी राहुल गांधी, इसको कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है। राहुल गांधी देखिए झंडे के साथ, राहुल गांधी मोटर बाइक पे, राहुल गांधी लोगों के साथ, ये राहुल गांधी हैं। लेह में अलग अलग ढंग से, लद्दाख में अलग अलग ढंग से राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सेना के अधिकारियों के साथ राहुल गांधी जो है वो झंडा फहराते हुए। जरा विजुअल ले आइए पूरा फुल फ्लेज इस पे स्क्रीन पे, जरा साउंड के साथ ले आइए। तो ये है राहुल गांधी, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, वो भी यहां दिल्ली या उत्तर प्रदेश या दिल्ली उत्तर प्रदेश भी छोड़ दीजिए तो न छत्तीसगढ़ में, न ही राजस्थान में, न ही हिमाचल प्रदेश में, न ही कर्नाटक में नारे लग रहे हैं। ये नारे लद्दाख में लगाए जा रहे हैं।
हैं दोस्तों। लेह में ये नारे लगाए जा रहे हैं, लेह की गलियों में नारे लगाए जा रहे हैं कि देखो देखो कौन आया। इधर बीजेपी के नेता दिन रात राहुल गांधी को कोसने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। कल हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने राहुल पर तंज कसा था कि 3 इडियट्स के इडियट भी लद्दाख गए थे, और अब केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में राहुल ने धान लगाया या फिर चेरी रोपी, उसे क्या पता, यह पॉलिटिक्स टूरिज्म है। यानी राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, यह कह रहे हैं संजीव बालियान। केंद्रीय मंत्री यहां तक कह गए कि उसके यानी राहुल के दिमाग में लोचा है, उनके नहीं, उसके दिमाग है। केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े आदमी हैं, बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो किसी को तू तड़ाक कह ही सकती है। उनके नेता और मंत्री कह ही रहे हैं, कहेंगे ही। तो कह रहे हैं संजीव बालियान राहुल गांधी के लिए कि राहुल के दिमाग में यानी उसके दिमाग में लोचा है। यह कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए कि किससे कैसी जुबानी बुलवानी है। बीजेपी नेताओं की ऐसी बदजुबानी और राहुल गांधी पर तंज से समझ में आता है कि उन्हें राहुल की मोहब्बत की दुकान का जवाब देते बन नहीं रहा है। सोनीपत में राहुल गांधी ने धान रोपी या चेरी रोपी, ये राहुल तो जानते ही हैं, और वो किसान भी जानते हैं, जिनके बीच पहली बार इतने बड़े कद का कोई नेता इस तरह पहुंचा और उनके साथ काम किया, उनके साथ ब्रेकफास्ट किया यानी कि नाश्ता किया, और उन महिला किसानों को अपने घर बुलाया भी। आज की राजनीति में हेलीकॉप्टर से जमीनी हालात का जायजा लेने वाले नेता तो थोक के भाव मिल जाएंगे दोस्तों, मगर जमीन पर कीचड़ में किसानों के साथ खड़े होने वाले राहुल गांधी जैसे इक्का दुक्का नेता ही हैं। राहुल को लेकर बीजेपी की चिढ़ बढ़ती जा रही है। इधर इंडिया गठबंधन में जिस तरह राहुल का कद बढ़ता जा रहा है, उससे बीजेपी और परेशान हो रही है, क्योंकि एक तो वो इंडिया को तोड़ नहीं पा रही, दूसरी तरफ राहुल गांधी का तोड़ निकाल नहीं पा रही है। और इसीलिए अब मोदी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे देश के लोकतंत्र और संविधान के टूटने का ही खतरा दिख रहा है। जी हां दोस्तों, देश के लोकतंत्र और संविधान के टूटने का खतरा दिख रहा है। और ये बात जो आपको बताने जा रहा हूं, इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसको इस प्रोग्राम के बाद आप देख लीजिएगा या थोड़ी देर में यहीं लिंक लगा दूंगा। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आपने नाम सुना होगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तर्ज पर मोदी सरकार अब CIO यानी मुख्य जांच अधिकारी का पद बनाने जा रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI और प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या कहें तो ED के प्रमुख CEO को रिपोर्ट करेंगे। बड़ी खबर है ये कि CIO का नया पद अब ED चीफ संजय मिश्रा को मिल सकता है। जी हां, वही संजय मिश्रा जो अभी ED के प्रमुख हैं, और उनका कार्यकाल मोदी सरकार के एक बार, 2 बार, तीसरी बार बढ़ाने के बाद, एक बार 1 साल के लिए, दूसरी बार 1 साल के लिए, तीसरी बार भी जब 1 साल के लिए बढ़ाया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह कह के रोक लगा दी कि 31 जुलाई को इनको आप रिटायर कर दीजिए, क्योंकि इनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया है वो अवैध है। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। 4 दिन पहले मोदी सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, और वहां जैसे भी हो, जैसे तैसे करके ED के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़वा लिया 15 सितंबर तक। अब 15 सितंबर के बाद क्या होगा? हमारे साथी प्रशांत टंडन जी कहते हैं कि 15 सितंबर के बाद भी इनके कार्यकाल को बढ़ाया जाएगा। आप याद कीजिए, 2-3 दिन पहले कह रहे थे इसी कार्यक्रम में। आज भी जुड़ेंगे वो हमारे साथ थोड़ी देर बाद, उनसे इस विषय में भी चर्चा करेंगे। आज अब यह खबर आ रही है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट संजय मिश्रा के कार्यकाल को नहीं बढ़ाता है तो उसके लिए एक नया पद जो है संजय मिश्रा के लिए ऑलरेडी रख दिया गया है। तो संजय मिश्रा का जो नया पद होगा, हो सकता है ये इस अखबार की रिपोर्ट जो है उस अखबार की रिपोर्ट के आधार पे हम कह रहे हैं। और ये जो है अखबार, ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस है और इसके रिपोर्टर हैं शाहिद फरीदी साहब। इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, ये खबर लिखी है, और इस हिसाब से कि अब जो है CBI और ED के लिए एक इनके ऊपर एक तीसरा CIO होगा जो CBI
और ईडी दोनों को गवर्न, तो इनका प्रमोशन होने जा रहा है, फ्रेश इनिंग हो सकता है 5 साल तक। तो ये तीसरी बार बढ़वाए ना बढ़वाए, तीसरी बार बढ़वाए, इसके बाद क्या कुछ हुआ ये आप सब समझ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था, सख्त टिप्पणी दी थी और परमानेंट व्यवस्था करने का मन बना चुके हैं। ये तमाम बातें उस समय हुई थी, लेकिन अब सीआईओ की जिम्मेदारी देना चाहती है सरकार और माना जा रहा है कि संजय मिश्रा पीएम मोदी के नजदीकी अफसरों में से एक हैं और वो डायरेक्ट पीएमओ को यहां रिपोर्ट करेंगे। तो राजनीतिक लोगों पर शिकंजा कसा था उन्होंने और वही सब कुछ आगे वो करने के लिए तैयार भी दिखाई दे रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर संजय राउत, शरद पवार, ये तमाम लोग जो हैं ईडी के चक्कर में फंस चुके हैं। अलग अलग समय में ईडी ने इन सबसे पूछताछ की है, ये सब आप जानते हैं। और इसीलिए अब चुनाव का वक्त है, सरकार चाहेगी कि किसी न किसी रूप में यहां ईडी के जो प्रमुख हैं वो उनके साथ रहें। यानी मकसद है कि विपक्षी दलों को साधें, इंडिया गठबंधन को साधें। लेकिन सवाल उठता है कि क्या राहुल के रहते कामयाब हो पाएगी बीजेपी या कामयाब हो पाएंगे बीजेपी के मंसूबे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल को राहुल गांधी रोकेंगे? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। यहां ईडी की बात हम कर रहे हैं, बात हम चंद्रयान की कर रहे हैं, बात राहुल गांधी की 700 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा, जी हां, मोटर बाइक 700 किलोमीटर लद्दाख, लेह लद्दाख में वो एक भारत जोड़ो यात्रा, उसकी बात कर रहे हैं और बात देश की राजनीति के कर रहे हैं। चंद्रयान पर जो चंद्रयान 3 उतरा है और जिसमें से अब एक छोटा बच्चा यानी कि विक्रम निकलेगा, वो जो उतरेगा, चहलकदमी करेगा, ये जो चंद्रयान के अंदर रखा हुआ है वो जो चहलकदमी करेगा, ये सब जो तस्वीरें आएंगी। लेकिन उससे पहले जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि ये काम मोदी जी ने कर दिखाया, किसी और ने नहीं किया था। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इस वक्त 7 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं और इधर स्टूडियो में हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो आप जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई कि आज चंद्रयान 3 का सफल उसकी लैंडिंग हो गई चंद्रमा पे और इधर सबके झंडे गाड़ने में बीजेपी पीछे नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नहीं थे। कई लोग कह रहे थे कि अरे विदेश चले गए, विदेश में उनका जाना रहना जरूरी था, विदेश में हैं। और उसके बाद यहां सफलता मिली लेकिन वो जुड़ गए सीधे वहां से जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका। इधर बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा साहब भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो भी वाहवाही ले रहे थे। लेना चाहिए, कांग्रेस को लोगों को भी लेना चाहिए, विपक्षी दल के तमाम दूसरे लोगों को लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। ये भारत के गर्व का दिन है, इसलिए भी लेना चाहिए और सबको बधाई। लेकिन इसके राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश अब हम इस कार्यक्रम के जरिए करते हैं। राहुल गांधी धान रोप रहे थे कि चेरी रोप रहे थे, ये भी समझते हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से। और किसकी रोपाई कर रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी उधर फ्लाइंग किस भी दे रहे हैं और फोटो जारी कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन स्मृति ईरानी वो फोटो जारी नहीं कर पाई जिस स्मृति ईरानी ने अपने 22 बने रहिए, चर्चा अभी जारी है, साथी सांसदों से चिट्ठी लिखवाई थी कि देखिए इस आदमी ने हम लोगों की तौहीन की है सदन के अंदर फ्लाइंग किस देकर। वो तस्वीर जारी नहीं हो सकी। ये कैसी राजनीति है स्वामी जी? चांद से लेकर धरती तक। देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो जो चंद्रमा में चंद्रयान उतरा है उसके लिए सारे देशवासियों को शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को आज मैं याद करता हूं और उन्हें प्रणाम करता हूं कि उनकी दूरदर्शिता के कारण आज भारतवर्ष को यह सुनहरा क्षण देखने का अवसर मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर IIT IIM न बनाए होते, इसरो न बनाया होता
और इमारत की वो न बनाई होती जिसमें ये बुलंद इमारत खड़ी होती, और विद्वेष की राजनीति पे चलता हुआ पाकिस्तान एक बर्बाद हो गया। एक दिन के अंतर से देश बना था और दूसरा देश जो एक दिन के बाद बना, और उस देश ने एक जो धर्मनिरपेक्ष छवि बनाई और जिस प्रकार का साइंटिफिक आउटलुक रखा, उससे आज देश इस मुकाम तक पहुंचा। अब मैं ये कल्पना कर रहा था राजीव जी, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू न देश के प्रधानमंत्री रहे होते और ये लोग देश के प्रधानमंत्री होते जो आज हैं, बल्कि इस सिलसिले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पूर्वज और मेरे पुरखे मुझसे ज्यादा बुद्धिमान थे, और वो बुद्धिमान थे कि उन्होंने करीब 50 साल ऐसे लोगों को देश की सत्ता सौंपी जिनका साइंटिफिक आउटलुक था, जो देश को साइंस की तरफ ले जाना चाहते थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से आज देश इस स्थिति में पहुंचा कि विश्व के सभी जितने भी बड़े बड़े देश हैं, न केवल उनको चुनौती दे रहा बल्कि उनको पीछे की तरफ धकेल रहा है। लेकिन अगर ये लोग सत्ता में आ गए होते जिनका साइंटिफिक आउटलुक नहीं है, तो आज से 70 साल पहले अगर ये सत्ता में आए होते तो औरंगजेब की बात करते, टीपू सुल्तान की बात करते, ये हैदर अली की बात करते, ये मस्जिदों को खोदते और उसके ऊपर कट्टा लहराकर दूसरे धर्म वालों को जिस प्रकार से उपेक्षित करते और परेशान करते, तो आज देश इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रयान की सफलता के पहले पीछे अगर मैं सबसे पहले किसी को प्रणाम करना चाहूंगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए 3 मंजिल अगर इमारत बनती है और 3 मंजिल इमारत के ऊपर कोई बाथरूम बना देता है, तो वो इमारत जो बाथरूम बनाता है उसकी नहीं होती है, बल्कि उस व्यक्ति का श्रेय होता है उस जिसने देश की इमारत रखी। तो आज ये जो सुनहरा अवसर हम लोग रहा है, 75 साल पहले जो साइंटिफिक आउटलुक था और ये थे कि हमारे देश के मंदिर और मस्जिद, हमारे ये फैक्ट्रीज होंगी और ये साइंस लैब्स होंगी, आज वो सिद्ध हो गया। कितनी दूरदर्शिता उस आदमी में थी। दूसरी देखिए राजीव जी, एक चीज ये है, देश एक दोराहे पे खड़ा है। आपने सुना होगा गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, और वाइस चांसलर आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, सभी लोग यहां बैठे हुए यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, ऐसा कोई नहीं है जो चौथी पास हो, सारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो हम लोगों ने देखा वाइस चांसलर का क्या होता था। गोरखपुर चांसलर को वहां के गुंडों ने, और गुंडा किस तत्व के थे, कौन थे, बताने की आवश्यकता है, वाइस चांसलर को घसीट घसीट के भगा भगा के पीटा है। एक प्रशासनिक अधिकारी एक हॉस्पिटल में जाती हैं और वहां पे हॉस्पिटल के लोग कहते हैं कि साहब हॉस्पिटल के अंदर आप ये चप्पल जूता जो बाहर से आता है इसको अंदर नहीं ले जा सकते, इससे रोगाणु कीटाणु फैल सकते हैं, यहां के मरीजों को नुकसान हो सकता है। तो बुलडोजर आ जाता है। तो देखिए राजीव जी, आज देश को यह चुनना है कि हम औरंगजेब और पाषाण युग में जाना चाहते हैं, 16वीं शताब्दी में जाना चाहते हैं, या जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की नींव रखी थी, एक वैज्ञानिक नींव रखी थी, हम 21वीं शताब्दी की तरफ चलना चाहते हैं। हम वो देश चाहते हैं जहां पे विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं और वाइस चांसलर हैं उनकी इज्जत हो, और अगर डॉक्टर मरीजों की जान बचाने के लिए कहता है कि यहाँ पे चप्पल पहन के मत आइए, तो उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। देखिए राहुल गांधी यही अंतर दिखा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो देश को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो देखिए अभी 9 साल से इतना प्रयास करने के बावजूद देश अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जो मोमेंटम गेंड था हमारे देश का 69 साल का, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने भी योगदान दिया, मोरारजी भाई ने भी योगदान दिया, तो एक इंजन जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, दूसरे इंजन ने पीछे धकेलने के बावजूद अभी वो गति इतनी तेज है कि हम विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने के मुकाम पे है, जो आज सिद्ध हो गया। लेकिन अगर ये जो उल्टी दिशा में चलने वाला इंजन है, इसको 2024 में अगर हमने नहीं रोका, इसको हमने निष्प्राण नहीं किया, तो जो ये तेजी से चलता हुआ इंजन है ये दूसरी दिशा में चलने लगेगा। और मैं वैसा भारत मुझे देखने का शायद ऐसा दुर्भाग्य हो मेरा, लेकिन मैं चाहता हूं कि भगवान की कृपा रहे, देश के ऊपर कृपा रहे, और हम एक ऐसे देश बने जिसका साइंटिफिक आउटलुक हो, और हम 21वीं शताब्दी की तरफ अपने युवाओं को ले चलें और इतिहास की तरफ पीछे न धकेलें। लेकिन इतिहास के पन्नों को फाड़ने की कोशिश भी तो हो रही है स्वामी जी, इतिहास के पन्नों को मिटाने की भी कोशिश चल रही है। जो इतिहास आपको पसंद नहीं है उसको मिटा डालो, ये भी हो रहा है।
खैर, इस पे भी चर्चा करेंगे आने वाले समय में और करते भी रहते हैं। आना चाहता हूं सीधा मीनू जैन जी आपके पास। मीनू जी, आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है, बधाई वाला दिन है और आपको हम बधाई देते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी बधाई के पात्र हैं। 700 किलोमीटर मोटरसाइकिल से, वो भी पहाड़ियों पे, पहाड़ी नहीं पहाड़ों पे कह लें, नाप दिए राहुल गांधी ने। कैसे देखा जाए इसको भारतीय राजनीति में? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अरे कोई कुछ आता नहीं है तो बाइक चलाने लगे, कुछ आता नहीं है तो कभी जाके नाव खेने लगते हैं, कुछ आता नहीं है तो कभी स्कूटी पे बैठ जाते हैं, कुछ आता नहीं है तो ट्रक पे चले जाते हैं, कभी कुछ आता नहीं है तो वो बस जा करके मैकेनिक्स के साथ सीखने लगते हैं कि कैसे मोटर मैकेनिक्स कैसे काम करते हैं। ये तमाम बातें हो रही हैं। राजनीति नहीं आती है राहुल गांधी को। क्या यह माना जाए या इसको राजनीति का हिस्सा माना जाए? जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं और देश की जनता के लिए यह जानना जरूरी है, इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि देश की जनता क्या माने, क्या देखे। राहुल गांधी मोटरसाइकिल चला करके और उन एरिया में जा रहे हैं और उन एरिया से सीधे चीन को लाल आंख दिखा रहे हैं, जिसके बारे में दिल्ली में बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते हैं। और यह खबर भी आपको मिल गई होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहानिसबर्ग में कल भाषण दे रहे थे तो वहां चीन के राष्ट्रपति मौजूद नहीं थे। चीन के राष्ट्रपति ने पता नहीं क्यों बहिष्कार कर दिया प्रधानमंत्री के भाषण को। जी राजीव जी, जो चंद्रयान की सफलता है उसके लिए मैं देश के वैज्ञानिकों को हजारों सलाम भेजती हूँ। ये उनकी मेहनत और उनकी लगन और उनकी योग्यता का एक बहुत बड़ा सामने एक बहुत बड़ा परचम लहराया है उन्होंने दुनिया भर में। तो उसके लिए कोई अगर बधाई का पात्र है तो इस देश के वैज्ञानिक है जो इस वक्त यहाँ खुशी मना रहे हैं चंद्रयान की लैंडिंग की। साउथ पोल पे लैंड किया है, जो कि आपने बता भी दिया है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है विश्व के जो अंतरिक्ष अनुसंधान है या चांद के ऊपर जो उसके बारे में, वो एक अलग चीज है। अगर इस देश का शासन मोदी जैसे नेताओं के हाथ में रहता है, जो कोरोना को भगाने के लिए ताली और दिया जलाने की बात करते हैं कि उससे कोरोना भाग जाएगा, कि आवाज से ताली बजाओ, इसकी आवाज से कोरोना भाग जाएगा। अगर वो इस तरह के अंधविश्वासों के अंधे कुएं में ढकेलने वाले प्रधानमंत्री होते देश के पहले, तो ये आज चंद्रयान नहीं, आप चंद्रयान की खुशी नहीं मना रहे होते कि आज देश चंद्रयान 3 जो है, तीसरा चंद्रयान है। 2008 में चंद्रयान मिशन 2008 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में शुरू हो चुका था, चंद्रयान 1। तो ये जो मोदी जी जो कर रहे हैं, जो अभी स्वामी जी ने कहा कि 3 मंजिला इमारत के नीचे की बेस, तो देखिए बुनियाद किसने बनाई है। आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मोदी जी के कार्यकाल में ये उनको श्रेय मिलना था, वो मिला और मिल रहा है। लेकिन उसके लिए आप इसको राजनीति का हिस्सा बना दें और राजनीति करने लगे इसके ऊपर, तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है और आलोचना के योग्य उनका ये कदम है। और अगर राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। वो किस तरह के साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं वो सबको पता है। वो कहते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी हुआ करती थी हमारे पुराने जमाने में, पौराणिक काल में। जिन पुराणिक कालों में प्लास्टिक सर्जरी का जो प्रधानमंत्री उदाहरण दे रहा है, वो आज चंद्रयान की सफलता का जश्न मना रहा है और श्रेय ले रहा है। इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है। अब इसके बाद आती है राहुल गांधी के ऊपर। राहुल गांधी की जो आपने बताया कि पहाड़ों की यात्रा है और उसमें 700 किलोमीटर चला चुके हैं। देखिए ये मोटरसाइकिल नहीं है, ये एक भारत यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा है, वो मोटरसाइकिल के ऊपर जारी है। इसमें मोटरसाइकिल पे जो राहुल गांधी सफर कर रहे हैं वो ये मान लीजिए पैदल चल रहे हैं, जो कि यहाँ चलना संभव नहीं है, बहुत खड़ी चढ़ाई है और खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। मेरे ख्याल से 70 किलोमीटर भी ना पूरा कर पाते अभी तक तो 3 दिन में राहुल गांधी, जो उन्होंने इस बाइक पे पूरा कर लिया। उसके साथ लोगों का संवाद हो रहा है और जो लद्दाख में जो लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, जो कल आपने बाजार का एक वीडियो उन्होंने जारी किया था, तो उसमें देखिए आप लोगों का उत्साह, तो उससे भाजपा को एक कहना चाहिए परेशानी का आलम है कि जहां भी जा रहा है वहां ये इस तरीके के उबाल आ जाता है, एकदम लोगों के अंदर उत्साह उबलने लगता है। और जो फ्लाइंग किस की बात की, आप फेसबुक पे देखिए,
मेरे तो जो ग्रुप में लड़कियां हैं वो तो पागल हुई पड़ी हैं कल से। तो वो पता नहीं कितनी भावों से भरी हुई है कि वो क्या क्या लिख रही है, मैं तो बता भी नहीं सकती हूँ यहाँ आपके टीवी के आपके स्क्रीन के ऊपर। तो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है। और फ्लाइंग किस को आप इसी तरह क्यों जोड़ रहे हैं कि फ्लाइंग किस का मतलब मोहब्बत, तो वो मोहब्बत वो लोगों को दे रहे हैं। वहां तो वो लड़कियां थोड़ी चुन चुन के दे रहे हैं कि वहां महिलाएं किधर खड़ी हैं उधर फेंकूंगा मैं। वो एक लोगों को कह रहे हैं कि पर्सनली जाके बात नहीं कर सकते, इसलिए फ्लाइंग किस की भी सबके लिए है, जिसको पकड़ना है वो पकड़ ले। तो लोग पकड़ रहे हैं वहां पे, इसीलिए वहां पे इतने जबरदस्त नारे लग रहे हैं। इनको परेशानी ये है कि जहां जाते हैं वहीं पे जो दिल को छू रही है राहुल गांधी की हर एक का जो एक्टिविटी है पिछले कुछ दिनों से, जो मोटर मैकेनिक, ट्रक ड्राइवर्स, धान में खेत में धान रोपना, उन सब से, या रामेश्वर से मिलना, उन सब से लोग जो है बड़े अभिभूत हैं कि ये नेता जो वास्तव में जो दिलों को छू रहा है, मतलब वास्तव में ही केयर्स फॉर अस, कि हमारे लिए इसके दिल में जगह है, हमारी बात करता है, ये हमारे बारे में सोचता है। आपने रामेश्वर के बाद से जो इनकी मीटिंग हुई थी उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने कही थी, वो चर्चा में नहीं आई और हाईलाइट कांग्रेस ने भी नहीं किया। राहुल गांधी ने रामेश्वर से पूछा था, उन्होंने जो न्याय योजना का जिक्र किया था रामेश्वर से कि हमने एक ऐसी योजना सोची थी और हमारा ऐसा विचार, तुम्हारे क्या विचार हैं। उन्होंने पूरा डिटेल बताया रामेश्वर को कि भाई इस तरह से 6,000 रुपए प्रति माह हम देने की बात करते हैं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को, तो आपको क्या लगता है क्या असर डालेगी। तो रामेश्वर ने जवाब दिया था कि अगर योजना हमें मिल जाए तो फिर हमारी चिंताएं ही खत्म हो जाएंगी आम आदमी की, कि रोटी की चिंता आदमी को, कम से कम पेट को रोटी तो मिलेगी। तो उससे ये जवाब दिया था। तो ये जो चीज है जो उन्होंने कही थी, इट शोज कि ये आगे भी 2024 के जो इलेक्शन होंगे उसका एक मुख्य मुद्दा बनेगी ये न्याय योजना। तो इसका प्रचार बात नहीं हुई और रामेश्वर ने जो कहा उसके बारे में भी जो भी उन्होंने वीडियोस बनाए या जारी किए उसमें ये चीज कट हो गई। चलिए जो भी है, लेकिन ये जो राहुल गांधी जिसको कहते हैं ना अनस्टॉपेबल हो गए हैं इनके लिए। अभी तो ये लाए हैं लद्दाख की यात्रा, अभी और पता नहीं क्या ले आए। और इस लद्दाख की यात्रा से चिढ़ इनको सबसे ज्यादा इसलिए कि जिस चीन के सामने मोदी जी की घिग्गी बंधी रहती है, जबान पे ताला पड़ जाता है, वहां पे उसी लद्दाख के अंदर जहां चीन बैठा हुआ है उस लद्दाख के अंदर राहुल गांधी निर्भय और निडर और निशंक होकर घूम रहे हैं और लोगों में वहां उत्साह का संचार कर रहे हैं। वो चीन को बता रहे हैं कि यस दिस इज आवर लैंड, कि ये हमारी जमीन है इसलिए मैं आया हूं यहाँ पे। तो ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं है कि हमारा नेता तो डरता है, बोलने से भी डर रहा है और ये वहां पे जाके ताल ठोक रहा है। तो ये चीज बहुत बड़ी चीज है। और सेकेंडली जो बातें वो राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं ना, चेरी और टमाटो और क्या उगा रहा है, ये सब उनका जो उनके नेता का जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है अपनी शिक्षा दीक्षा को लेके वो बोल रहा है। इसके बारे में कान धरने की या इसके बारे में जवाब देने की भी जरूरत मैं तो नहीं समझती हूँ। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। रामेश्वर और राहुल गांधी के बीच न्याय योजना को लेकर जो बातचीत हुई थी उसका वीडियो अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं, आप लोगों के बीच जरूर रखना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कह भी रही हैं। वो वीडियो भी थोड़ी देर में दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। सुनील जी, राहुल गांधी की हम बात तो लगातार कर ही रहे हैं और करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी लगातार रोज कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आज बने रहिए, चर्चा अभी जारी है। रिकॉर्ड बना दिया 700 किलोमीटर चलने का, अलग अलग जगहों पे कहां कितना किलोमीटर चले वह पहले शुरुआत में रख चुका हूं। भारत अलग रिकॉर्ड बना चुका है चांद पे पहुंच जाने का, और इधर एक नया रिकॉर्ड भी बन रहा है कि अब सीबीआई और ईडी जो है उसके भी बॉस अब बन करके आ सकते हैं संजय मिश्रा जी। ये सब कुछ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनाव में अपनी मजबूती को तय करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए भारत की जनता का जो काम है वो भारत की जनता करे, लेकिन जो सरकार है वो अपनी सरकार को जिंदा रखने के लिए, यानी कि अगली बार भी हम ही आएंगे, जो दावा करके अभी भाषण में उन्होंने दावा किया था प्रधानमंत्री ने, वो दावा जो है अब यहां हकीकत में नजर आ रहा है।
ऐसा माना जाए कि आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण में यह कहा कि अगली बार भी हम ही आएंगे। अमित शाह क्यों कह रहे हैं कि अगले 50 साल तक हम ही रहेंगे, अगली बार भी मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, कहीं तारतम्य, एक दूसरे से तार जो है वो जुड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं शुक्ला जी? धन्यवाद राजीव जी। इसमें कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है। यह उन लोगों का बयान है जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता। सरकारें आती हैं जन समर्थन से, सरकारें चलती हैं जन समर्थन से, और सरकारें लंबे समय तक भी चलती हैं केवल और केवल जन समर्थन से। अगर सरकारी अधिकारियों के भरोसे सरकार को चलना होता तो 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव नहीं हारती। एक एक सरकारी अधिकारी कह रहा था कि सरकार बनेगी तो कांग्रेस की ही बनेगी। सवाल यह है कि आप अगर, जो राहुल गांधी और सम्मानित मोदी जी की राजनीति का ही फर्क है कि राहुल गांधी आम आदमी के पास पहुंच रहे हैं, उनके बाद व्यवहार राजनीतिक आचरण में एक विनम्रता झलकती है। समाज के गरीब से गरीब, सबसे नीचे पायदान में बैठे हुए व्यक्ति से उनको मिलने में कोई एतराज नहीं है, और सम्मानित प्रधानमंत्री जी को आम जनता से नहीं मिल रहा है। सवाल केवल यह है कि अगर आपका जो राहुल गांधी कर रहे हैं और किसी भी सरकार के लिए चुनौती यही है, वह चुनौती यह है कि सरकार को, जो वर्तमान सरकार है, उसके सफलताओं को उन तक पहुंचाना और सरकार की जो विफलताएं हैं उनसे जनता को अवगत कराना और अपना पब्लिक कनेक्ट बेहतर करना। राहुल गांधी का जो ये क्रियाकलाप है, राहुल गांधी ने तो कहा कि जिनकी भारत जोड़ो यात्रा खत्म नहीं हुई है, और ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा, और यही बेचैनी है। अगर सवाल यह है कि अभी आप सम्मानित केंद्रीय मंत्री जी का आपने नाम लिया कि उनको ये नहीं पता है कि राहुल गांधी हरियाणा में धान रोप रहे थे, क्या रोप रहे थे, तो आप चिंतित क्यों हैं? वो कुछ भी रोप रहे हो, घास रोप रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, तो उसमें राहुल गांधी की चर्चा आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? राहुल गांधी अगर जाकर के लेह में और लद्दाख में आम लोगों से मिल रहे हैं और पूरा का पूरा वह रीजन राहुल गांधी से मिलने के लिए तैयार है, जितने चित्र आए हैं वह चित्र ऐसे नहीं है ना कि आप किसी तरह से उसको पराजित कर लीजिए। जो सुरक्षा कर्मी जिस तरीके से राहुल गांधी से मिल रहे हैं, सड़कों पे आप जनता जैसे विपक्ष नेता से मिल रही है, ये क्या संकेत बताता है कि जो हम अपने राजनेताओं से अपेक्षा करते हैं वह उस तरह का व्यवहार है। अगर राजनेताओं का संपर्क आम व्यक्ति से नहीं है तो किससे होगा? अगर आप सोचिए, मैं प्रधानमंत्री को, अपने वैज्ञानिकों को शुभकामना देने में कोई दिक्कत नहीं, देना भी चाहिए। पिछली बार जब सफल हुआ था चंद्रयान का कार्यक्रम, उस समय वो बहुत मौजूद ही थे, लेकिन जो अतीत में घटनाएं हुई हैं, जो अतीत की सरकारों ने कोशिश किया है, इसका उल्लेख भी जरूरी है। जैसे मीनू जी ने कहा कि 2008 में भी ये प्रयास हुआ था, और ये चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट है, यानी कि चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 भी तो कुछ न कुछ था। इसके अलावा जो प्रयास अतीत की सरकारों ने, जो वैज्ञानिक प्रयास किए थे, उसका भी तो उल्लेख होना चाहिए। जो सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यह है, वह यह केवल है कि जो सरकार ने विपक्ष को अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया था, वो उसकी पूरी की पूरी मुहिम खारिज हो गई। यही सरकार के लोग जब ये पूछते थे कि आखिर विपक्ष कहां है, अब ये कोई नहीं पूछता। ये सवाल उन्होंने पूछना बंद कर दिया कि विपक्ष कहां है, विपक्ष के लोग क्यों नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि विपक्ष के लोग मजबूती के साथ सरकार के सामने आंख में आंख मिलाकर के बात करने के लिए तैयार हो गए। और यह जो राजनीति अपनाई है विपक्ष ने, यही समय की मांग थी, क्योंकि जिस तरह की राजनीति चल रही है, जिस तरह की राजनीति चलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें विपक्ष के लिए कोई स्कोप बचा नहीं था। जो मेन स्ट्रीम के मीडिया के लोग हैं, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। वो लोग जितना नहीं झुकना चाहिए था, उससे ज्यादा झुक करके अपने स्वामी भक्ति दिखाने का प्रयास करने लगे। तो पब्लिक कनेक्ट का जो रास्ता राहुल गांधी ने चुना, वह एक बहुत बड़ी चुनौती है। और हमेशा से जिस राजनेता ने जनता से जुड़ करके सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, सरकार उसका जवाब नहीं दे पाई है। आप इस प्रयास को किसी रूप में परिभाषित करने की कोशिश कीजिए। जो प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने कहा, अखिल जी, लखनऊ में किसी अधिकारी ने वहां नहीं चलाया था अस्पताल के ऊपर बुलडोजर, लखनऊ की मेयर ने प्रयास किया था। आप ये सोचो, जनप्रतिनिधि हैं,
तो यह जो जनप्रतिनिधियों का भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों का जो रवैया हो गया है कि एक अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ लेने का, जनता की भावनाओं का आदर ही नहीं करना, जनता की बात कोई सुनना ही नहीं है, इस प्रवृत्ति में राहुल गांधी जैसे लोगों की जो राजनीति होती है वो बहुत उभर के सामने आती है। यही काम राहुल गांधी ने किया है और राहुल गांधी ने मानक खड़े किए हैं। राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि मुझे सरकार से कोई मतलब नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता, एक तरफ एक नेता, और दूसरी तरफ एक सरकार और एक पार्टी जो किसी तरह सरकार बनाना चाहती है, चाहे पार्टी तोड़ना पड़े, चाहे पार्टी दल बदल कराना पड़े, चाहे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना पड़े, हमें सरकार बनाना है, सरकार है मुझे आना। हमारी पार्टी का व्यक्ति आवे चाहे ना आवे, सोचिए कितना बड़ा अंतर है लोगों के सामने। एक सरकार ऐसी है जिसके पास जिसको संवैधानिक नैतिकता कहते हैं, उसकी चिंता नहीं है। क्या यह सरकार कहीं से भी अपने किसी भी क्रियाकलाप में नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर दिखाई पड़ती है? क्या जिस तरह के संशोधन आ रहे हैं, क्या यह सरकार यह बात इस बात के लिए दिखाई पड़ती है कि जिन संस्थानों को पारदर्शी तरीके से और सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए वह उसकी अनुमति देने के लिए तैयार है? अगर यह सरकार निर्वाचन आयोग पर नियंत्रण करना चाहती है, अगर जिस समाचार का उल्लेख कर रहे थे राजीव जी कि अगर आप तमाम केंद्रीय एजेंसियों को मिलाकर के उसके ऊपर एक नई एजेंसी बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या यह नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ एक हस्तक्षेप नहीं है? उनको आप कंप्रोमाइज करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? जिस तरीके का आपने सीआरपीसी आईपीसी में संशोधन आप लेकर के आए हैं जिससे पुलिस को 60 से 90 दिनों तक हिरासत में रखने की आप अनुमति दे रहे हैं, क्या नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ एक कंप्रोमाइज नहीं है? उसको कंप्रोमाइज करने का प्रयास नहीं है? इन कोशिशों के साथ एक ऐसा नेता सड़क पर घूम रहा है जो आम जनता से संवाद कायम करना चाहता है। वो आम जनता की बात गंभीरता से घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठ कर सुनना चाहता है और उनकी बात को सुन करके केवल नहीं कि हवा उड़ा दे, जहां कहीं भी उनको मौका मिलता है उनको उसके अनुसार अपनी नीतियां निर्धारित करने का प्रयास कर रहा है। यह सरकार की चुनौती है कि एक तरफ ऐसी सरकार जो व्यक्तियों के नागरिक स्वतंत्रता के क्या पक्षधर नहीं दिखाई पड़ रही है, कितना कर पाएगी कितना नहीं कर पाएगी नहीं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो उसके राजनीतिक कदम है वो ये बताते हैं कि वह इस देश के नागरिकों के नागरिक स्वतंत्रता की पक्षधर दिखाई नहीं पड़ती, सरकार के कामकाज की पारदर्शिता उसके की पक्षधर नहीं है, संवैधानिक जो अलगाव की स्थिति आ गई जब सभी इकाई अलग अलग काम करें इसका संरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है। आप संरक्षण लेने क्या, जो एक सरकार ने कहा था कि एक एसओपी उन्होंने किया कि जो सरकार न्यायालय अपने जो अवमानना की प्रक्रिया है उसके बारे में क्या क्या उसको करना चाहिए, सरकारी अधिकारियों का अवमानना के खिलाफ कार्रवाई करते समय क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सबको खारिज कर दिया। और किस तरह की टिप्पणी किया है सर्वोच्च न्यायालय ने? तो ये तमाम जो चीजें हैं इन चीजों की प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक इन चीजों को महसूस करता है। ऐसे में राहुल गांधी की जो राजनीतिक कोशिशें हैं जनता तक पहुंचने की, ये एक बड़ी राजनीतिक पहल है और इस तरह की राजनीतिक पहल जनता के साथ जोड़ करके सरकार के खिलाफ खड़ी की जाने वाली चुनौतियों का सरकारों के पास जवाब नहीं होता, खासतौर से उन सरकारों के पास जवाब नहीं होता जो नागरिकों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पक्षधर नहीं होती। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की बात हम कर रहे हैं, मोदी सरकार। मोदी जी अब चुनाव में फिर से कूदने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इधर राहुल गांधी पढ़ रहे हैं और पहाड़ चढ़ के वहां से लाल आंखें भी दिखा रहे हैं, लेकिन वहां पर दूसरी तरफ जहां लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आमना सामना जब होता है तो भाषण देते वक्त शी जिनपिंग क्यों नहीं आते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की आज दिन में हमने कोशिश की थी, वो भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। खैर, लेकिन आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूं प्रशांत जी, क्या राहुल रोक पाएंगे मोदी की चाल? हम लिख रहे हैं और ये आपसे समझना चाहता हूं कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जो कुछ चल रहा है, चांद की बात तो हमने कर ली और आप और हम सब गवाह बने और इसके लिए आपको भी बधाई कि आज हम चांद पे हैं और भारत दुनिया का चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। लेकिन प्रशांत जी, इधर जो पहाड़ से लेकर मैदान तक चल रहा है उस राजनीति में कहां राहुल गांधी दिखाई देते हैं, कहां मोदी दिखाई देते हैं? जी देखिए, चंद्रयान के लिए तो सब बधाई के पात्र हैं, खासकर वैज्ञानिक। और ये चंद्रयान 3 था जैसी चर्चा की सुनील जी ने और मीनू जी ने भी,
चंद्रयान 1 जो 2008 में था, वो भी सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हुई थी उसकी, और उस स्पॉट का नाम जवाहर स्पॉट रखा गया जहां पे वो लैंडिंग हुई थी। अब चंद्रयान 3 की भी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, और चंद्रयान प्रोजेक्ट की शुरुआत लाल किले से अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। अगर कांग्रेस की सरकार ने अपने प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसरो का गठन किया, बुनियाद रखी, उसको सम्मानित किया, तो मुझे इंतजार रहेगा कि क्या मोदी जी वाजपेयी जी को याद करेंगे इस मौके पर। एक बात। दूसरी की देखिए, जिस तरीके से अभी 1.5-2 घंटे पहले तक हम लोग दिल पे हाथ रख के इंतजार कर रहे थे कि चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कैसे होती है चांद पे, और वो हो गई सफलतापूर्वक और इतिहास रच गया। अब मेरी निगाह जोहान्सबर्ग में है, और वहां के अभी शाम के 4:15 बजे हैं, यानी दिन काफी बाकी है। तो क्या मोदी साहब और जी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है? अभी तक इसका कोई संकेत नहीं आया है। जो प्रधानमंत्री के ब्रिक्स की बैठक में जाने से पहले मैराथन बातचीत हुई है कमांडर्स की, चाइना के साथ, चाइना आर्मी के साथ, जो मेजर जनरल लेवल पे बातचीत हुई है, उसमें कुछ लिमिटेड आउटकम आए हैं। शायद वो ऐसे नहीं होंगे कि जिनका कोई साझा घोषणा हो सके वहां पे, नहीं तो अभी तक खबर आ जाती। तो हमें इंतजार होगा कि जोहान्सबर्ग से क्या खबर आती है, कि क्या 1-on-1 बैठक चाइना के मामले पे हो रही है कि नहीं। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने पैंगोंग त्सो जाकर और सीधे चीन को ललकार कर मोदी जी के जोहान्सबर्ग बैठक का, ब्रिक्स की मीटिंग का एजेंडा तय कर दिया है कि जब वो हवाई जहाज से उतरेंगे तो ये देखा जाएगा कि उनके सूटकेस में क्या है, वो क्या लेकर आए हैं। क्या चाइना को, जी जिनपिंग को वो लाल आंखें दिखा पाए वहां पे? क्या कोई एग्रीमेंट हुआ? क्या अब भारत आने के बाद वो चीन का नाम लेंगे? ये सब बातें हैं जो कि इंतजार रहेगा। अभी एक दिन का समय और है, और आज का अभी लगभग आधा समय बचा हुआ है साउथ अफ्रीका के टाइम के हिसाब से। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी है कि जो एक खबर न्यू इंडियन एक्सप्रेस में आई, इसकी चर्चा आपने की। उस वक्त भी देखिए हम लोगों ने चर्चा ये की थी यहीं पे कि मोदी साहब आसानी से संजय कुमार मिश्रा को रिटायर नहीं होने देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनका एक्सटेंशन, तीसरे एक्सटेंशन को इलीगल कर दिया, तो घुटने के बल गए और सुप्रीम कोर्ट से 15 सितंबर तक की मोहलत लेकर आए। बहाना बनाया गया FATF रिव्यू का। रिव्यू यानी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसका अंतर्राष्ट्रीय रिव्यू होना है, नवंबर में होना है। और उस रिव्यू में, और FATF राजीव जी बनाया गया था, हम सबको मालूम है, रिपीट कर दूं, कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए या उसको मॉनिटर करने के लिए बनाया गया था। उसमें डायरेक्टली इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कोई रोल नहीं है। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, उसमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। लेकिन बहाना बनाया गया FATF का। उस वक्त ही मैंने आशंका जाहिर की थी यहाँ पे कि FATF का बहाना है मिश्रा जी को किसी और कारण से रोका जा रहा है। वो कारण क्या है? बहुत सी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में होती हैं कि पॉलिटिकल फंडिंग का मामला है, और वो सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं ठीक ठाक। अब वो बात देखिए, वो बातें और ज्यादा बल पकड़ेंगी अगर ये खबर सही साबित होती है कि मिश्रा जी को, संजय कुमार मिश्रा को, फिर से ईडी के 15 सितंबर की मोहलत खत्म होने से पहले एक नया
पद दे दिया जाएगा चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, जो सीधे पीएमओ को रिपोर्ट करेगा। यानी बहुत साफ तरीके से ये हो गया कि संजय कुमार मिश्रा रिटायर नहीं होंगे 2024 तक, जब तक मोदी जी रहेंगे। 2018 से वो है, लगभग 6000 केसेस दर्ज हुए, रेड्स हुई हैं विपक्षी नेताओं के यहाँ, 6000। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो मोदी जी अगर इसको करते हैं तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, बिल्कुल साफ, इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होगा। जनता समझ जाएगी कि कोई दाल में काला है, कोई नस पकड़ी हुई है संजय कुमार मिश्रा ने। क्या कारण है, किसी अफसर को आप रिटायर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो इस पे सवाल बहुत खड़े होंगे राजीव जी। जी, सवाल कई खड़े होंगे और उसका जवाब फिर जनता के बीच जाएंगे जब मोदी जी वोट मांगने, तो देना होगा। लेकिन उससे पहले कई सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जो ईडी के चीफ हैं उनको आखिर मोदी उनकी सरकार आगे क्यों लेके जाना चाहती है, उनका साथ क्यों चाहिए, जिसके बारे में अभी प्रशांत टंडन जी बात कर रहे थे। और ईडी जो है वो पैरेलली इस राजनीति के एक टूल बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए भी चर्चा हो रही है ईडी की। और अब तो जो बात सामने आई है वो यही है कि CIO, चीफ इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर, ये नियुक्त किए जा सकते हैं जो ईडी और CBI के डायरेक्टर्स के ऊपर बॉस की तरह काम करेगा, लीडर की तरह काम करेगा। और ईडी अभी यही है, संजय कुमार मिश्रा हैं। संजय कुमार मिश्रा का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 15 सितंबर को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उससे पहले क्या एक नए कार्यालय का गठन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो पीएमओ को रिपोर्ट करेगा, वो कार्यालय, वो ऑफिस, और बने रहिए, चर्चा अभी जारी है। उस ऑफिस के चीफ होंगे, CIO होंगे संजय कुमार मिश्रा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो अगले 15 दिनों में जिसका जवाब आप तक मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन ये खबर जो आई है उस खबर के हवाले से हम लोग बात आपके सामने रख रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत खतरनाक कोशिश है, ये एक डराने वाली कोशिश है और आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है, हमको, आपको, सबको, क्योंकि 2024 का चुनाव सामने है उस हिसाब से भी। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले जो राजनीति है वो क्या करवट ले रही है। राहुल गांधी 2022 से लेकर के 2023 के इस अगस्त के महीने तक जो कमाल कर दिखाए हैं, उस कमाल की काट जो है क्या मोदी जी के पास है या सिर्फ एक ही काट है संजय कुमार मिश्रा, यह भी समझना होगा। इधर शकील अख्तर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शकील अख्तर जी, राहुल गांधी 25 तारीख को जनसभा को संबोधित कर रहे हैं लेह में, वार मेमोरियल भी जाएंगे, उसके बाद वो वापस आएंगे दिल्ली। उससे पहले आज तारीख 23 है, चंद्रयान पहुंच चुका उधर चंद्रमा पे और राहुल गांधी उधर चक्कर लगा के 700 किलोमीटर नाप चुके हैं। मोदी जी जोहानिसबर्ग में हैं, वहां से बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गला सूख जाता होगा जब वो ये सुनते होंगे कि राहुल गांधी ने ये कर दिया, वो यहां चले गए तो वहां चले गए, और वहां से जो बातें जो खबरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली खबरें होती हैं। इसीलिए कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो कभी संजय बालियान, तो कभी JP नड्डा और कभी स्मृति ईरानी या रविशंकर प्रसाद आकर के अपनी बातें रखते हैं, और उन बातों में भी उतना दम अब दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए भी, और ये सारी बातें यहां साफ गोई के साथ आप सबके बीच इसलिए रख रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये सारी चीजें अब धीरे धीरे आप सबके बीच जा रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, क्योंकि ये नेता अब आपके बीच आकर हाथ जोड़ के वोट मांगने वाले हैं। इसलिए भी क्या कहेंगे? देखिए, हमें तो सबसे ज़्यादा ये डर लग रहा है कि जोहानिसबर्ग में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके काउंटर पार्ट चीन के मिलेंगे तो वो कहीं राहुल की शिकायत न करें। इस लद्दाख में हम बहुत गए हैं, इस पेंगोंग लेक पे भी गए हैं, जहां राहुल गांधी ने बड़ा सा राजीव गांधी का फोटो लगाकर उनका बर्थडे मनाया, उसके बिल्कुल सामने ही चीन की पिकेट है और चीनी वहां देखते हैं। चीनियों को, चीनी सैनिकों को हम लोगों की मौजूदगी वहां बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जब हम वहां गए थे तो हमने देखा कि उन लोगों के चेहरे पे भारी नाखुशी थी, लेकिन पत्रकार थे तो हम लोग उनके पास भी मिलने गए, उनसे हाथ भी मिलाया
और उनका यही सवाल था कि आप लोग यहाँ क्यों आते हैं। जब एक पत्रकार का जाना उन्हें पसंद नहीं आता तो भारत के सबसे बड़े विपक्षी नेता का, उस राहुल गांधी का जो चीन पे लगातार सवाल पूछ रहा है, उसका वहां होना चीन को बहुत ज्यादा खल रहा होगा। हमने उसी दिन लिखा था कि ये सीधे सीधे चीन को चुनौती दी है राहुल गांधी ने पेंगोंग लेक पहुंचकर। पेंगोंग लेक का बड़ा हिस्सा हमारे पास आता है और चीन उस पर भी अपना कब्जा बताता है हमेशा से। जी, ये पेंगोंग लेक का मतलब है चीन के बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच जाना, चीन के मुंह से, जैसे कहते हैं कि शेर के मुंह से निवाला छीन लेना, वो काम राहुल ने किया है। ये लद्दाख तो एक खैर क्षेत्र का नाम है, संभाग का नाम है, जिला और शहर लेह है, तो लेह से वहां जाना काफी लंबा रास्ता है। ये पूरी या तो दिन का सफर होता है, बहुत सर्दी होती है वहां पे, जो रास्ते में जगह जगह झरने बहते हैं, अगर गलती से आप कहीं वहां उंगली भी डाल दो तो ऐसा लगेगा कि आपकी उंगली कट गई है। राहुल इन सब चीजों के आदी हैं और वो बताते नहीं हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त सर्दी इन दिनों वहां पे हो रही है। तो ये पेंगोंग लेक अपने आप में चीन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है राहुल का वहां से कहना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में वो कहीं यह न कहें कि साहब आपका विपक्ष का नेता हमारे यहां क्यों आ रहा है। वो इसे ये भी कह सकते हैं कि वो चीन के क्षेत्र में घुसे, क्योंकि वो तो सारा क्षेत्र अपना मानते हैं। तो ये राहुल गांधी का बहुत बड़ा दुस्साहस है, बहुत बड़ी हिम्मत का काम है जो उन्होंने पेंगोंग जाके चीन को सीधी चुनौती दी है। और हमारे प्रधानमंत्री को भी ये बताया है कि चीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आश्चर्य की बात है, राहुल ने बोल भी दिया इस बात को कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 इंच भी हमारी जमीन नहीं ली है, मगर यहां हर आदमी मुझको बता रहा है कि चीन हमारी जमीन पे काबिज है। जी, और ये बात सही है कि आप वहां पे किसी से भी बात कर लो, वो ये बताएगा कि हाँ चीन हमारे यहां घुस के बैठ गया है। लेकिन दूसरी तरफ प्रचार माध्यम जो हैं, सोशल मीडिया है, टीवी है, वो उल्टी कहानियां बता रहा है कि सड़कें बना दी। अरे ये सड़कें पहले से थी। हम बता रहे हैं कि हम करीब 35 साल में कई बार वहां गए हैं, और सबसे पहले अगर हम गए हैं वहां तो शायद वो 1990 था। 33 साल हो रहे हैं, तब भी अच्छी सड़कें थी वहां पे, रास्ते में रुकने के इंतजाम भी थे वहां पे। ये तो कह रहे हैं कि अभी रोड बनाई। अब कहने को तो अब ये चंद्रयान 2014 के बाद चंद्रयान मिशन लागू हुआ, अंतरिक्ष में राकेश शर्मा गए थे ना, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, और इंदिरा गांधी ने कितनी सॉफ्टली बात करी थी, कितना सम्मान देते हुए, कितने धीरे से पूछ रही थी वो कि कैसा लग रहा है भारत। भाषण नहीं दे रही थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी चाहती तो भाषण दे सकती थी। जी, 2008 में चंद्रयान 1 हमने पहुंचाया था, लॉन्च किया था। बिल्कुल, इसरो जो है उसको नेहरू ने लॉन्च किया था। 1962 से ये योजना चल रही है, विक्रम साराभाई ने शुरू की थी 1962। और उससे भी पहले हम जाएं, अगर भारत की आजादी की घोषणा करते हुए जी, 1947 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि, यही सेंट्रल हॉल जो भी है पार्लियामेंट, अभी वो बनी हुई है पुरानी वाली जी, उसमें नेहरू ने क्या कहा था, भारत को वैज्ञानिक मिजाज चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर। वो साइंटिफिक टेम्पर ही आज फलीभूत हुआ है। उस साइंटिफिक टेम्पर की वजह से ही इसरो बना, उससे ही हमारे यहाँ वैज्ञानिक संस्थान बने, वैज्ञानिक पैदा हुए जो आज दुनिया भर में काम कर रहे हैं, नासा में भी काम कर रहे हैं जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक जी। और उनकी वजह से आज ये चंद्रयान 3 जो है उसकी वहां लॉन्च, आज वहां लैंड हुआ। विज्ञान एक दिन में नहीं आगे बढ़ता है, धीरे धीरे काम होता है। और अब मतलब ये शुभकामनाओं से और धार्मिक तरीकों से इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। ये सब चीजें इस तरह से अंधविश्वास बढ़ाए जा रहे हैं देश के अंदर। ये वैज्ञानिक चुप रहते हैं, नहीं बोल सकते। आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो मौका मोदी जी के भाषण देने का नहीं था, वो मोदी जी का वैज्ञानिकों से पूछने का था कि आप लोग कुछ बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। जी, वो वैज्ञानिकों के बोलने का मौका था, उनका मंच था वो
वो मंच जो है हमने कैप्चर करने की कोशिश की है, जो अच्छी बात नहीं है। तो पेंगोंग से जाके जो काम राहुल ने किया है वो केवल भारत के लिए ही नहीं, चीन के लिए नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बहुत दिलचस्प विषय बन गया है। अमेरिका और दूसरे तमाम देश ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा नेता है जो चीन से आंखें मिलाकर बात कर सकता है। देखिए लद्दाख क्या है, लद्दाख से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन सब जगह के रास्ते खुलते हैं और वहां पे नाटो जो है बहुत लंबे अरसे से एक अप कैम्प बनाने की कोशिश कर रहा है जी। नाटो का मतलब होता है अमेरिका, ताकि वो सब पे निगाह रख सके, जिसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। लेकिन ये पुरानी सरकारों ने इसको हमेशा से रोक के रखा है इस काम को। देखिए भारत बहुत ही विविधता वाला देश है। अब लद्दाख के बारे में आपको हम क्या क्या बताएं, टाइम कम हो जाता है। आज जो मणिपुर में हो रहा है ये इन लोगों ने लद्दाख में भी शुरू करने की कोशिश की थी। आपको मतलब ये सारी बातें बताना अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन जरूरी है इसलिए बता रहे हैं कि वहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारी सामाजिक संस्थाएं फेल हो गई थी। ये 1990 के शुरुआती दौर की बात है। और वहां पे जो दो सबसे बड़े संगठन बन गए थे वो कौन से थे? LBA लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन, LMA लद्दाख मुस्लिम एसोसिएशन। लेह के अंदर दो समुदाय जो हैं सबसे ज्यादा हैं। लेह के अंदर न कह के लद्दाख के अंदर कहना ज्यादा बेहतर होगा, लद्दाख के अंदर। और करीब करीब आधे हैं बौद्ध और मुस्लिम। उन दोनों के बीच इतना विभाजन पैदा कर दिया था जैसा आज आप मणिपुर में देख रहे हैं। लेकिन उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने, और वहां उन दिनों राज्यपाल शासन था, तो राज्यपाल गेरी सक्सेना ने और उनके बाद आए थे जनरल KV कृष्णा राव ने, उन्होंने वहां पूरी कोशिशें करके, प्रेम बढ़ा के, विवाद के विषय खत्म करके वापस वो चीजें पैदा करी जो आज लद्दाख एक है। लद्दाख के अंदर स्थिति यह हो गई थी कि दोनों समुदायों ने एक दूसरे का बहिष्कार कर दिया था। अगर कोई चाहता है तो उस दौर के पुराने अखबार उठा के देख ले तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि ठीक मणिपुर जैसी हालत हो गई थी। तो राजनीति जो है वो मेल मिलाप के लिए होती है। सरकार जो होती है लोगों के बीच समावेश करने के लिए होती है, विवाद बढ़ाने के लिए नहीं होती। हमारे प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए, आज तक 3.5 महीने हो गए, मोर देन 100 डेज। और अभी वहां उनको सुनने को मिलेगा, विदेशों में कहा जा रहा है कि आखिर भारत जो है मणिपुर की समस्या को हल क्यों नहीं कर रहा। ऐसे ही सवाल लद्दाख के अंदर हुआ था, लेकिन वो समस्या को हल किया गया उसको वहां पे। अभी कल राहुल गांधी जा रहे हैं करगिल जी। ये करगिल जो है ये दूसरा जिला है लद्दाख का, और यहाँ की खुबानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। राहुल ज़रूर वहाँ से खा के आएंगे खुबानियाँ। तो करगिल से आने के बाद फिर वो लेह में, जो आप बता रहे थे, एक बड़ी पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे। और लद्दाख जो है अपने आप में भारत का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसमें चीन के घुसपैठ के बाद हम लोगों के दिल में तमाम सवाल पैदा हो गए थे। राहुल ने वहाँ जाके ये सबको बता दिया है, हिंदुस्तान को तो बताया ही, यानी कि हम लोगों को तो बताया ही, चीन को तो बताया ही, इसके साथ पूरी दुनिया को बताया है। जो चिंता अमेरिका को थी, यूरोपियन यूनियन को थी, वो केवल मणिपुर की चिंता नहीं कर रहे थे। जो यूरोपियन यूनियन ने प्रस्ताव पास किया, अमेरिका के जो यहाँ पे राजदूत हैं वो केवल मणिपुर की चिंता नहीं कर रहे थे, वो सारे सीमावर्ती इलाकों की चिंता कर रहे थे कि अगर भारत का यही रवैया रहा, भारत अपने यहाँ पे गृह युद्ध को नहीं रोक पाया, तो भारत के आसपास के इलाकों में क्या होगा। तो राहुल ने कहा नहीं, हम हैं और जब तक हम हैं हम ऐसा नहीं होने देंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें लद्दाख को लेकर, मणिपुर को लेकर, चंद्रयान को लेकर, मोदी जी की राजनीति को लेकर और राहुल गांधी की राजनीति को लेकर, यही हम यहां समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे रोकेंगे राहुल गांधी मोदी के इस चाल को? चाल शब्द इसलिए कह रहा हूं, और मोदी मतलब बीजेपी, मोदी मतलब वर्तमान सरकार, सब कुछ मोदी जी के इर्द गिर्द है, लिखते हैं हम और सब लिखते हैं। मनमोहन सिंह जब थे तो मनमोहन लिखते थे, आज मोदी जी हैं मोदी। इंदिरा जी की बात होती है तो इंदिरा सरकार बात की जाती है। मनमोहन सिंह और राजीव गांधी की सरकार थी तो राजीव गांधी, या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी। अब यहाँ जो मोदी जी की चाल है, उस चाल को रोकते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, या सिर्फ ऐसी राजनीति होती रहेगी, हम आप चर्चा रोज शाम को करते रहेंगे, हमारे साथी जो हैं सुनते रहेंगे,
कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट लिख देंगे, बात खत्म हो जाएगी, ये माना जाए। या चांद पे अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड किया है तो इसके पीछे भी कुछ पिछली सरकार को भी, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को भी, हालांकि वर्तमान सरकार ये मानती है कि 2014 से पहले कुछ था ही नहीं, उसमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी के भी निकाल देती है। लेकिन हम तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद कर रहे हैं, हम उन मिलीजुली सरकारों को भी याद कर रहे हैं, और हम उस समय को भी याद कर रहे हैं, 77 से 80 वाले समय को भी याद कर रहे हैं, जब उस समय भी कई लोग आए गए। तो इसलिए जरा आप बताइए कि राजनीति किधर जा रही है? जिस समय इसको लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 जो है उसकी सफलता तो असंदिग्ध थी, कितने साइंटिफिकली उसको तैयार किया गया था, उसमें तमाम तरह के कोई खामियां ना आने पाए, इसका बहुत अच्छा उस पर सारे तरह के इंतजाम थे। मैं इसको इस तरीके से देख रहा था, मतलब वैज्ञानिक विषयों में मेरी रुचि है, लेकिन मैं देख रहा था कि इसका श्रेय कौन लेता है, इसका श्रेय के लिए जो छीना झपटी होगी उसमें कौन आगे बढ़ता है। तो वो मुझे लग रहा था कि 3 तरह के लोग तो निश्चित रूप से होंगे। एक तो बेचारे वैज्ञानिक हैं जो सीधे सीधे श्रेय नहीं लेते, लेकिन लोगों को पता रहता है। दूसरे होते हैं राजनीतिज्ञ, और तीसरे होते हैं वो धार्मिक लोग जो बताते हैं कि देखिए हमारे देश में तो ये सबसे पहले कई सालों पहले बता दिया गया था कि चंद्रमा यहाँ है, फला है, और फला ग्रह यहाँ पर है, यहाँ की ध्वनि कहाँ कहाँ तक पहुंचती वगैरह वगैरह, वो सब सारी जो चीजें। और केवल एक धर्म की बात नहीं है, तमाम धर्मों में ऐसे ही होता है। तो किन धर्मों के बीच इसको लेके जो है वो छीना झपटी होती है। अब हम ये कल्पना करें कि 1 साल पहले अगर ये हुआ रहता, ये उपलब्धि जो है भारत की 1 साल पहले हुई रहती, तो आप यकीन मानिए वैज्ञानिकों को इसका कोई श्रेय नहीं मिलना था। सारा श्रेय जो है वो हमारे जो मोदी जी जो है वो करीब करीब 2.5-3 मिनट 4 मिनट का वीडियो के लिए जो जोहानिसबर्ग से जो नमूदार हुए और उन्होंने बधाई दी, तो उसमें सारा का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। जैसे आप याद कीजिए कि मंगल मिशन जब हुआ था, तो मंगल मिशन जो है उसका लगभग सारा श्रेय जो है वो लूट के ले गए थे। और जिस समय चंद्रयान 1 जब नाकाम हुआ तो वहां पर वैज्ञानिकों को ढाढ़स बनाने पहुंचे। एक वैज्ञानिक जो रो नहीं रहा था उसको जबरदस्ती ऐसा लगता है कि रुलाया गया, उसे गले मिलकर उसके पीठ पर हाथ फेरा गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, 1 साल पहले का सिनेरियो ये रिपीट हो सकता था। लेकिन अभी इसरो द्वारा छोड़ा गया जो चंद्रयान 3 है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि लगता है कि भारत की वैज्ञानिक चेतना जो है वो फिर से लौट रही है। आज आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति मोदी जी को इसका श्रेय नहीं दे रहा है। हो सकता है कि कल इसको पूरी अच्छे से तैयारी करके उसमें किसी तरीके से कल जो है आईटी सेल आज रात भर इसके ऊपर सोचेगा। अब क्योंकि वैज्ञानिक विषयों की समझ तो बहुत ज्यादा उन्हें है नहीं, चीजों को कैसे बिगाड़ना ही जानते हैं लेकिन कैसे बनाना ही जानते नहीं है। तो आईटी सेल के लिए भी आज काफी रात जो है काफी कड़ी मेहनत की रात है। और देखते हैं कि कल सुबह मोदी जी को इसका श्रेय कैसे दिया जा सकता है। 2017 में फरवरी में श्रीहरिकोटा से ही रिकॉर्ड 104 रॉकेट जो है एक साथ लॉन्च हुए थे, उपग्रह लॉन्च हुए थे। उसका सारा का सारा श्रेय जो है ऐसे लिया गया कि देखिए साहब ये जो है मोदी जी के आने के कारण हुआ, जबकि श्रीहरिकोटा से पिछले लंबे समय से ऐसे छोड़े जाते हैं, यहां तक कि दूसरे देशों के भी रॉकेट्स को यहाँ पे लॉन्चिंग पैड दिया जाता है। तो वो एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसका श्रेय जो है उन्होंने लेने की जरूर कोशिश की। आज अगर हम मोदी जी का भाषण सुने जो उन्होंने जोहानिसबर्ग से दिया, वैज्ञानिकों को बधाई दी वगैरह वगैरह सब ठीक है। उन्होंने एक वाक्य कहा, उन्होंने कहा कि नए भारत का नया संकल्प है। तो नया संकल्प इसके पहले क्या भारत के पास नहीं था? भारत के पास वैज्ञानिक विषयों को लेकर, वैज्ञानिक और तकनीकी मुद्दों को लेकर जो चेतना थी वो तो 14 और 15 अगस्त 1947 के रात को ही गढ़ दी गई थी, और उसको समय आने के बाद उसको बाकायदे साइंटिफिक टेम्पर को हमारे संविधान का एक हिस्सा बनाया गया। जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें कहा गया कि भारत जो है वो जो वैज्ञानिक चेतना है उसको बढ़ावा देने का काम करेगा। अब जो है पिछले 9 सालों से आप देखिए क्या हुआ, इसको बार बार रिपीट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। सब लोग जानते हैं कि इन 9 सालों में हमारी तमाम जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को ही खत्म कर दिया गया। किन किन तरीकों से और क्या क्या, मतलब वो टरबाइन से, गैस टरबाइन से हमने ऑक्सीजन और पानी को अलग अलग करने की बात कही, और वो भी अंतरराष्ट्रीय मंचों से बात की। तो कुल जमा मोदी जी ने जो भाषण दिया उन्होंने एक वाक्य और कहा, उन्होंने कहा कि यह अमृत काल का अमृत छलक के आया। मतलब एक तरह से अमृत जो है, अभी तक हम सुनते थे कि शरद पूर्णिमा की रात को छतों पे अगर खीर रख दी जाए
तो उसमें अमृत टपकता था। अब ये अमृत अचानक कैसे टपक आया आज की तारीख में, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो देखिए, श्रेय लूटने की अभी कोशिश जारी रहेगी, इतने जल्दी मोदी हार मानने वाले नहीं है। देखना केवल ये है कि कल जो है जनता इसको किस तरीके से लेती है। दूसरी बात कि इस तरीके के सारी जो चीजें हैं, जो संजय मिश्रा वाला आप जो प्रकरण बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अब मोदी सरकार और बीजेपी के पास इसको डिफेंड करने के लिए, अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए 2024 में इसके अलावा और कोई तरीका नहीं रह गया है कि वो जांच एजेंसियों के जरिए जो है वो अपना काम करें। आज जहां छत्तीसगढ़ में हम जैसे देख रहे हैं कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री का आज जन्मदिन था, और जन्मदिन के दिन ही ईडी ने बहुत सारे छापेमारी की है। तो कुछ लोगों ने मजाक से कहा कि ये ईडी की ओर से भूपेश बघेल जी को गिफ्ट है। तो ये उपहार जो मिला है, अगर ऐसे ही उपहार मिले और संजय मिश्रा जी वाकई काबिज हो गए, तो 2024 के बीच किन किन राज्यों के किन किन मुख्यमंत्रियों को ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स ऑफिसर जो है क्या क्या गिफ्ट देते हैं ये पता नहीं। लगभग 9 अधिकारी छत्तीसगढ़ में पहले से जेल में है ईडी के छापों से। तो ये देखना होगा, और इसकी जो चाल है, इसकी जो काट है, वो एकमात्र नहीं हो सकती कि आप जो है वो जनता के बीच जाइए। जनता से बड़ा निर्णायक कोई नहीं होता। आप चाहे उसके बाद जितने भी तरीके के उपाय ऐसे कर लीजिए। उम्मीद यह है कि राहुल गांधी का जिस तरीके से लोगों में क्रेज बढ़ रहा है, जिस तरीके से वो लोगों के बीच जा रहे हैं, और अभी लगभग बचे हैं 8-9 महीने बचे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 8-9 महीनों में भारत को लंबाई और चौड़ाई में वो कितना नाप चुके होंगे, और उसका क्या होगा इसको प्रिज्यूम करना आसान है, इसको कैलकुलेट करना तो बड़ा क्वांटिफाइबल है नहीं। इस समय हम नहीं बता सकते कि इसके कारण कितनी सीटें जीतती जाएंगे, क्या होगा। लेकिन ये बात तो है, यही एक तरीका है कि जब सारी की सारी संस्थाओं को आप नाकाम कर दें, सारे के सारे जितने भी तरह के आपके पास चीजें हैं वो सबको सब जनविरोधी बना दीजिए, और उसके बाद उसका इस्तेमाल कीजिए जनता के ऊपर, तो उसके एक ही कार्ड बची है, और वो कार्ड है वो राहुल के पास है। और राहुल जो सड़क पर निकला है, इसका असर बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। बिल्कुल, राहुल सड़क पे घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, और इस वक्त हम देखें तो सिर्फ एक नेता है जो सड़क पे घूम रहा है, लोगों से मिल रहा है। ऐसे भी कोई दूसरा नेता नजर नहीं आता है, सत्ता पक्ष में भी नहीं और विपक्ष में भी नहीं, सब अपनी अपनी जगह पे हैं। लेकिन राहुल गांधी एकला चलो के हिसाब से लोगों से मिल रहे हैं। आना चाहता हूं अमलिंदु उपाध्याय जी, आप बने रहिए, चर्चा अभी जारी है। के पास राहुल गांधी की राजनीति की चर्चा तो केंद्र बिंदु में, सेंटर पॉइंट में हम लगातार रखे हुए हैं ही, और वो एक शोध का विषय भी है, इसलिए भी चर्चा हम करते हैं। लेकिन साथ साथ देश की राजनीति में और भी बहुत सारे जो पुच्छल तारे की तरह आ रहे हैं, कभी ध्रुव तारे की तरह दिख जाते हैं। आज चांद तारे की बात करना भी जरूरी है, क्योंकि चांद पे हम हैं। उसमें भी राजनीति ये चल रही है कि जिनके, देखिए कैसे यहां जोड़ा जा रहा है, जरा उसका नमूना आपके सामने रख रहा हूं कि जिनके झंडे में चांद है, हमारा झंडा चांद पे चला गया है। मतलब कुछ देश ऐसे हैं जिनके झंडे में चांद है, लेकिन हम चांद पे अपना झंडा पहुंचा दिए हैं। ये क्या कहलाता है? व्हाट इज दिस? ये नफरत है, ये नफरत है। क्या आप सीधे पाकिस्तान को आंख दिखा रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? चलिए खैर, ये नमूना आपके सामने रख रहा हूं कि कैसे देश में नफरत के बीज बोए जाते हैं। खुशी मनाइए, पाकिस्तान भी खुश है, आज पूरी दुनिया खुश है, आप पे गर्व कर रहा है, हम पे गर्व कर रहा है। आज रशिया भी सिर झुकाया होगा, क्योंकि रूस कभी, आज अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, शकील अख्तर जी हमारे साथी बता रहे थे कि इंदिरा गांधी के समय कैसे राकेश शर्मा जो हैं वो गए थे अंतरिक्ष में, लेकिन अंतरिक्ष में किसके सहारे गए थे राकेश शर्मा? आपको याद होगा, रूस लेकर गया था। और जब इंदिरा जी ने पूछा कि भारत कैसा दिख रहा है, तो राकेश शर्मा ने क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन रूस आज वो भी नतमस्तक है, क्योंकि 4 दिन पहले लूना मिशन जो उसका है वो क्रैश हो गया था। तो इसलिए खुशी मनाइए, और यहां राजनीति, और वो भी नफरती राजनीति मत कीजिए। जरा समझो आपसे इस राजनीति को भी कैसे देखा जाए, और उसमें ये पैरेलल राजनीति को समझना होगा। इसलिए पैरेलल ही हम बात करते हैं। अगर राहुल गांधी के साथ साथ कल को और कोई नजर आएगा तो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ राहुल गांधी अकेला चलता हुआ दिखाई देते हैं, तो उनकी बात हम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? एक तो राजीव जी, मैं 2 बातों की तरफ ध्यान देना चाहूंगा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत में नहीं थे और खासतौर से इसरो के उस सेंटर जो बना हुआ है वहां बैठ के निगरानी नहीं कर रहे थे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पिछली बार से शायद कुछ सबक ले चुके होंगे। जब वो फेल हो गया था अपना चंद्रयान जो था, मिशन जो था, तो उससे सबक लेके प्रधानमंत्री जो थे आज वो इसरो के उसमें नहीं बैठे। तो हो सकता है ये रहा हो, इसीलिए चंद्रयान सफल हो गया। और प्रधानमंत्री ने आज कहा भी कि भाई मैं दक्षिण अफ्रीका में हूं, इस समय ब्रिक्स की बैठक चल रही है, भारत में नहीं हूं। तो अब ये देखिए, अब चूंकि चांद पे पहुंचा है और जिनके झंडान है, तो यहाँ तो राजीव की सारी करुणाएं ही जो चांद के सहारे होती है। अब पत्री बनाई जाती है तो उसमें बताया जाता है कि चांद में जो है ये इसमें राहु चढ़ गया है और केतु चढ़ गया है, तो सब बताया जाता है। और हो सकता है वो जो चांद पे जिनके झंडे में चांद है वो सभी देख रहे हो, तो ये भी उन्होंने देखा हो कि भाई चांद के समय जो है किसको यहाँ होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, सब ये सब हो सकती है बातें नहीं होंगी। क्योंकि हम तो विश्वगुरु रहे, ये सारा ज्ञान तो हमारे वेदों में था, यहाँ से लोग चुरा के ले गए थे, उसके बाद फिर उन्होंने जाके अपना चंद्रमा पे भेज दिया यान। और हमारे यहाँ तो सर्जरी बहुत अच्छी पहले होती थी, प्रधानमंत्री बता चुके हैं कि गणेश जी के सिर पे जो हाथी का सिर है वो भारत के अंदर जो शल्य चिकित्सा थी उसकी वो प्रतीक है। तो प्रधानमंत्री बता चुके हैं कितना अच्छा साइंटिफिक जो है वो टेम्परामेंट हम लोगों का रहा है, ये प्रधानमंत्री बता चुके हैं। तो ये चीजें सब रही होंगी। दूसरा, राजीव जी, जो प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण का ब्रिक्स समिट का जो वीडियो ट्वीट किया है कि प्लेनरी सेशन में मेरा जो भाषण है, अब उसको ट्वीट में खोलने को जैसी चला देखेगी प्रधानमंत्री ने क्या क्या ट्वीट किया है, तो देखा कि वो सामने जब वो शी जिनपिंग बैठे हुए ताली बजा रहे हैं, अब वो जो मतलब जो बना है उसका कहा जाता है थंब जो है वो शी जिनपिंग दिख रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की शी जिनपिंग से बात हुई या नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जो शी जिनपिंग को क्यों ट्वीट कर रहे हैं समझ में नहीं आया। अब ये कोई टेक्निकल लोचा है या ट्विटर ने कोई गेम कर दिया है प्रधानमंत्री के साथ कि प्रधानमंत्री वहां का वीडियो ट्वीट करें अपने भाषण का, वो जो थंब दिखाई दे शी जिनपिंग का बैठे हुए। अभी समझ में नहीं आ रहा ये लोचा क्या है। लेकिन लोचा जो है सबसे ज्यादा वो राजीव जी मुझे लगता है राहुल गांधी ने कर दिया। और राहुल गांधी ने ये कर दिया लोचा कि अब जब चुनाव आते आते आप राष्ट्रवाद की आंधी चलाने की कोशिश करेंगे और पाकिस्तान को लाल लाल आंखें दिखाएंगे, तो राहुल गांधी कहेंगे भैया उधर तो छोटी आंख दिखाना है क्योंकि वो छोटा देश है, ये बड़ी आंख जो है इधर दिखाने की आवश्यकता है, पहले इधर दिखाओ आप, और इधर आप आंख दिखाएंगे नहीं लाल लाल आंखें, तो आपका राष्ट्रवाद जो पाकिस्तान पे जाकर के चलता है, वो चीन पे आपका राष्ट्रवाद कहां चला जाता है। तो ये राष्ट्रवाद जो मुझे लगता है उसके लिए गंभीर संकट जो है वो राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद है, जो उनका हिंदू राष्ट्रवाद है। मतलब वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो हिंदू राष्ट्रवाद है, वो भारतीय राष्ट्रवाद तो है ही नहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद तो आजादी के आंदोलन के दौरान जो मूल्य स्थापित हुए थे उनसे निकला था। भारतीय राष्ट्रवाद महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद है, इनका राष्ट्रवाद तो हिटलर मुसोलिनी वाला है। और थोड़े दिन पहले उनका बयान भी आया था जो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मोदी जी के क्या है वो भागवत जी कि राष्ट्रवाद के नाम से जो वो चला जाता है मुसोलिनी और हिटलर का राष्ट्रवाद जो उसका ध्यान चला जाता है। अभी उन्हीं के थोड़ा मैंने तो कहा नहीं, उन्होंने कहा था ये कि राष्ट्रवाद का ध्यान चला जाता है। अब पहले उनको तय करना है उनका राष्ट्रवाद कौन सा है। लेकिन राहुल गांधी जो है राजीव जी उस राष्ट्रवाद की पिच पे भी अब ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्र ठीक है आपने बाद उसमें जोड़ दिया है, लेकिन पहले आपको राष्ट्रभक्ति जो है और लाल लाल आंखें आपको चीन की तरफ लाल आंखें दिखाइए। मुझे लगता है कि वो राष्ट्रवादियों को जो है वो राष्ट्रभक्ति के अब सबूत जो है वो देने पड़ेंगे, क्योंकि दूसरों सबूत मांगने का दौर अब चलाइए, बहुत मांग लिया आप लोगों ने सबूत, और लोगों ने सबूत दे भी दिए सबने अपने। अब आपको जो सबूत देने की आवश्यकता है कि आप भी जो है वो राष्ट्रभक्त हैं, आप सिर्फ राष्ट्रवादी ही नहीं है। तीसरा राजीव जी जो ईडी वाली चर्चा चल रही है संजय मिश्रा साहब वाली, तो वो भूपेश बघेल जी के जो ओएसडी है विनोद वर्मा, यहाँ भी छापेमारी हुई है और भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कि आपने मेरे जन्मदिन पर मुझको अच्छा तोहफा दिया। मुझे लगता है कि राजीव जी भारतीय जनता पार्टी जो है ये फिर एक बड़ी गलती कर रही है और छत्तीसगढ़ के मामले में उसने खासतौर से अपने पैरों में मुझे लगता है कुल्हाड़ी मार ली है। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव से पहले यही विनोद वर्मा जो थे वो इंदिरापुरम, वैशाली, दिल्ली, गाजियाबाद वाला जो है यहां से छत्तीसगढ़ की पुलिस जो थी उनको ले गई थी खींच करके बाई रोड। तो विनोद वर्मा के ऊपर जो कार्रवाई की थी उसका नतीजा ये हुआ कि वहां छत्तीसगढ़ में सरकार जो थी वो भूपेश बघेल की बन गई।
अब ये फिर विनोद वर्मा क्या मारा जा रहा है, ईडी का छापा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तय कर चुकी है, वहां फिर से जो है वो कांग्रेस की सरकार ही बनवानी है। अब ये कौन बैठा हुआ वहां सब गड़बड़ सड़बड़ कर रहा है संजय मिश्रा के होते हुए, ये समझ में नहीं आ रहा है राजीव जी। मुझे लगता है कि मोदी जी को संजय मिश्रा के ऊपर भी निगरानी करने की बहुत महती आवश्यकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, बहुत देर से बहुत गंभीर बन के आप सुने जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो गई। जरा स्वामी जी जरा बताइए, ये राहुल गांधी और मोदी के बीच में कौन बाजी जीतने वाला है? देखिए राजीव जी, मैं ये कल्पना कर रहा था असल में जब ये चर्चा चल रही थी कि मान लीजिए जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस की पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार न बनी होती और भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की सरकार बन गई होती तो देश आज कैसा होता। देखिए, मेरे घर में भी मंदिर है, हमारे घर में भी भगवान की प्रतिष्ठा है और हम पूजा करते हैं, लेकिन अगर इनकी सरकार बन गई होती तो इन्होंने IIT IIM न बनाए होते, इसरो न बनाया होता, इन्होंने अपने बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां बना दी होती, मंदिर बना दिए होते, मस्जिदों को तोड़कर उसके ऊपर मंदिर की स्थापना कर देते और सारे मस्जिदों की खुदाई कर दी होती। क्या ऐसा देश आज बनता जो जैसा देश आज बन गया है? राजीव जी सोचिए, जब हमारे भारतवर्ष के दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान बना एक हिंदुस्तान बना। पाकिस्तान वैसा देश बना जो कि विद्वेष पे, धर्म के विद्वेष पे और केवल हिंसा पे और दुष्टता पे आधारित रहा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसा भारतवर्ष देश बनाया जो धर्मनिरपेक्षता में, प्यार मोहब्बत पे देश बना। अब सवाल यह है कि हमने पिछले 9 साल से अपनी दिशा बदल दी, अब हम पाकिस्तान के रास्ते पे चले गए। जो गलतियां पाकिस्तान ने की थी वो हमने शुरू कर दी। अब आप सोचिए कि 21वीं शताब्दी का भारतवर्ष और अगली पीढ़ी के लिए जाने वाले दिशा में जो भारतवर्ष को ले जाने की बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी अगर ब्रिटेन में जाके, अमेरिका में जाके वहां के सबसे इंटेलिजेंशिया क्लास से बैठकर बिल्कुल निष्पक्ष रूप में इकोनॉमी पे बात कर सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी पे बात कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के रिवॉल्यूशनरी मेथड जिससे देश का विकास हो कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं टीपू सुल्तान की, हैदर अली की, औरंगजेब की। हम एक पीछे तरह घसीटने की बात है और एक 21वीं शताब्दी में ले जाने की बात है। तो देश की युवा जनता को यह समझना है, युवाओं को देखिए हमारे में तो बीत गया, तो जीवन जी लिया। अब देश के युवाओं को यह समझना है कि अगर उनको ऐसा भारतवर्ष चाहिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने था, हमारे देश के मंदिर अब इंडस्ट्री होंगी, साइंस लैब्स होंगे। और मैं राजीव जी आपसे कह सकता हूं, अगर हमारे साइंटिस्टों को अपना समर्थन सरकार दे, हमारे देश के साइंटिस्ट हमारे अन्न उत्पादन को 4 गुना बढ़ा सकते हैं, दूध उत्पादन को 4 गुना बढ़ा सकते हैं, हर चीज के दाम कम हो सकते हैं, बहुत ज्यादा उद्योग स्थापित हो सकते हैं। क्योंकि जो नए वर्ल्ड ऑर्डर में जो भी विश्व में वो देश आगे बढ़ेगा जो साइंटिफिक आउटलुक से बढ़ेगा। राहुल गांधी देश को साइंटिफिक आउटलुक दिखा रहे हैं और ये जो सत्ता पक्ष है वो देश को पाषाण युग की तरफ ले जा रहा है, पीछे ले जा रहा है। तो अभी जो मोमेंटम बना है, देश 2-4 साल और आगे चलेगा, लेकिन उसकी दिशा को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। देश के युवाओं को नौकरी देने की आवश्यकता है, साइंटिफिक आउटलुक की आवश्यकता है। पूजा मेरे घर का मसला है, व्यक्तिगत मसला है। घर में पूजा करता हूं, जब घर से बाहर निकलता हूं तो 142 करोड़ लोग हिंदुस्तान के मेरे परिवार के अंग हैं, उनके धर्म और जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। लेकिन इधर शकील अख्तर जी, जरा बताइए, ये जो राजनीति है जरा आपसे और समझूं, चूंकि आप कांग्रेस को बहुत नजदीक से देख रहे हैं और लगातार बात भी करते हैं। एक बाइट सुनवाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले जो मीनू जी कह रही थी, उस समय जो बात हो रही थी न्याय योजना वाली, जरा चलते चलते उसको देख ले जल्दी से और फिर आप सबके बीच आता हूं। पहले शकील अख्तर जी आपके पास आऊंगा, फिर हमारे प्रशांत जी, मीनू जी और बाकी साथियों के बीच सुनील जी के पास में। जरा उस बाइट को लेके आइए जिसमें राहुल गांधी और रामेश्वर के बीच जो चर्चा हो रही है, न्याय योजना के बारे में चर्चा हो रही है। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि न्याय योजना के बारे में पता है और इसके बाद क्या कुछ होता है, जरा सुनिए ध्यान से। वैसे मेरी जीने की इच्छा नहीं थी इस संसार में, कतई। अब तो है। हाँ, अब आप ऐसी बात नहीं करोगे। भगवान ने आशा बना तो दी है। अब आप ऐसी बात नहीं करो। जैसे केवट की नाव है,
बीच में फंसी थी, किसी ने धक्का लगा दिया तो पार हो गई। जैसे ही आप सच्चाई बोलोगे लोग हाँ उंगलियां उठाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, आपके पीछे पड़ेंगे। वो तो ये तो होता है सच्चाई में तो इतनी हर कदम पर पत्थर मिलेगा, आपको पत्थर मिलेगा, हर कदम पर पत्थर मिलेगा। अब उस पत्थर को आप या पार करें या अपना पैर तोड़े। बस अगर आपके दिल में कुछ है और आपने बोल दिया, तो कमजोरी थोड़ी है, कमजोरी नहीं है, वो तो ईमानदारी है। ईमानदारी है। आपको दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो कहेंगे वो कहते रहेंगे, आप उनके बारे में मत सोचिए। आप जो सच्चाई है उसको पहचानिए और उस पर काम कीजिए। आपके पापा वही तो कर रहे हैं। न्याय स्कीम था हमारा, उसमें हर गरीब व्यक्ति को साल के 72,000 रुपए सीधे बैंक अकाउंट में देने थे। उसके बारे में आप क्या सोचते हो? महीने के 6,000। सर फिर तो आम जनता ऐसी हो जाएगी सर, इससे बड़ा सुकून जनता को कहीं मिलेगा ही नहीं कभी। अगर ऐसा होता है तो इससे बड़ा सुकून तो जनता को कभी। हमने सोचा था कि ये करना चाहिए, क्योंकि करोड़पतियों को इतना पैसा मिलता है, इतना कर्जा माफ होता है जनता। हाँ तो थोड़ा सा पैसा सही बात है, हमारे गरीबों को बिल्कुल दिया जाए, उनका हक बनता है। इतना दुख किसी ने नहीं झेला होगा। आप घबराओ, अब नहीं घबराना आपको। आप कह दिया नहीं घबराना। तो ये वीडियो आप देख रहे थे और न्याय योजना की बात भी हो रही थी, तमाम बातें, और एक टचिंग जिसको कहते हैं वीडियो वो और 9-10 मिनट का वीडियो है। बहुत कुछ है इसमें, आप लोग देख चुके हैं, लेकिन ये चर्चा में बार बार ये बात आती है। रामेश्वर बार बार सामने क्यों आता है? यहां से राहुल गांधी की पॉलिटिक्स समझ में आती है। राहुल गांधी के ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन राहुल गांधी से मतलब विपक्ष है, विपक्ष से मतलब इंडिया है, और इंडिया क्या कुछ कर रहा है, इसलिए ये समझना जरूरी है। शकील अख्तर जी, देखिए राजीव जी, ये जो वीडियो आपने फिर से दिखा दिया हमको, इस पर कभी फिल्म बनेगी, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। जब ये वीडियो आया था तो अपने ही इसी ऑफिस में बड़े सीनियर लोग ये कह रहे थे कि इस वीडियो को जो मेन मीडिया के चैनल हैं उनमें अगर विज्ञापन देके भी दिखाना पड़े तो उनसे कहा जाए कि आप दिन में 2 बार 3 बार दिखाइए, और इसका जो पैसा होगा इसको स्पॉन्सर करते हैं तो वो दिखा देंगे। तो हमने इस बारे में आज कुछ मीडिया के एडिटर थे बड़े, उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस या कोई और कितना भी पैसा दे दे, हम इस वीडियो को नहीं दिखा सकते। हमने कहा क्यों? आप विज्ञापन के तौर पे इसको दिखाइए, आपको पैसा मिलेगा, हमें नहीं मालूम कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा, हम एक आपसे काल्पनिक बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को दिखाने का मतलब है इससे राहुल की छवि बनना और मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाना। ये काम हम नहीं कर सकते। और जब इस वीडियो को आप दिखाते हैं तो कांग्रेस के लोगों को ही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो कहते हैं वीडियो को दिखा रहे हैं, पीएम मोदी और उनका ऑफिस नहीं चाहता कि ये वीडियो दिखाया जाए, और कांग्रेस के नेता भी नहीं चाहते कि वीडियो दिखाया जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जनता है जो ये चाहती है कि इस वीडियो को दिखाया जाए, लोग इस वीडियो को देखें और समझें। ये जो न्याय योजना की बात हो रही है, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल इसको लेकर आए थे। 6,000 रुपया महीना हर गरीब की जेब में, 72,000 रुपये सालाना, और देश के सारे बड़े बड़े जितने भी अर्थशास्त्री थे और दुनिया के थे, उन्होंने इस योजना की सराहना की थी। उन्होंने कहा था कि आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप गरीब की जेब में पैसा डाल दो ताकि वो खर्च करे और उससे मार्केट चले। मनरेगा स्कीम इसीलिए लाई गई थी। आज मनरेगा स्कीम की भी सालगिरह है। आज ही के दिन मनरेगा स्कीम जो है यूपीए सरकार ने लॉन्च की थी, और इसमें हम ये भी बता दें कि यूपीए सरकार में भी उस वक्त ऐसे मंत्री थे, जैसे आज कांग्रेस में लोग हैं, जो मनरेगा को लाना नहीं चाहते थे, और सोनिया गांधी को इसके लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाना पड़ी थी अलग से। लोग कहते हैं कि एडवाइजरी काउंसिल क्यों बनी थी, इतने मिनिस्टर थे, इतने कांग्रेस के मंत्री थे, इतने लोग थे, मगर वो कोई सहयोग नहीं कर रहा था।
वो सब उसमें कमियां निकालते जा रहे थे, कितना पैसा खर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब एडवाइजरी काउंसिल ने अपने रिकमेंडेशन दी, उसने बताया कि ना, इससे तो भारत की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। अब हम आपको एक बात और बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। एक बड़े उद्योगपति ने, बड़े उद्योगपति की बात कर रहे हैं हम, जो 5-10 में आता है हिंदुस्तान के, कुछ समय पहले एक बातचीत में हमसे कहा, कभी कभी हम लोग सबसे ही बात करते हैं, चाहे उसमें देश का कोई भी वर्ग हो, ऑफ रिकॉर्ड बात सबसे होती रहती है। तो उन्होंने कहा कि आजकल गांवों में हमारा सामान जाना, हमारी उपभोक्ता वस्तुओं जाना बिल्कुल कम हो गया है। हमने कहा क्यों, क्या बात है? कहने लगे पहले मनरेगा से गांव में बड़ा पैसा गया, हमने इतना सामान बेचा वहां पे, इतना सामान बनाया वहां पे, हम लोगों की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत ऊंची चली गई। देश की तो आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ ही, हम लोगों की अपनी जेब में ही बहुत पैसा आ गया। आज मनरेगा में काम नहीं दिया जा रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो हमारी कोई चीज नहीं खरीद रहा है। तो हमने कहा आप सरकार से क्यों नहीं कहते? वो सरकार के समर्थकों में हैं, आज तो सभी उद्योगपति हैं, खैर वो भी हैं जी, हमें मालूम था। कहले वो कहाँ सुनेंगे हमारी, उन्हें तो मनरेगा खत्म करना है, उन्हें तो गरीब खत्म करना है। तो इस मनरेगा की तारीफ जो है दुनिया के सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने करी, और आपने देखा कि उस मनरेगा की दम पे भारत ने, जो पूरी दुनिया में संकट आया था, आर्थिक मंदी जिसे कहते हैं, उससे बाहर निकल के आ गया था। इसी तरह की ये न्याय योजना है, और आप देखें कि रामेश्वर के चेहरे पे किस तरह एक चमक आ गई। जी बिल्कुल, ये पैसा व्यर्थ नहीं जाता है, इस पैसे से किसान, गरीब, भूमिहीन श्रमिक सामान खरीदता है, उससे उद्योगपति नया माल बनाता है, और बाजार में एक चक्र घूमता है। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान में एक जो सबसे बड़ा संकट जो है, जो सबसे बड़ी जो जिस बात का डर है, वो आर्थिक स्थिति का ही है। गरीब के पास रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है तो खर्च नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि महंगाई तो एक बार हम झेल लेंगे, लेकिन कुछ पैसा तो जेब में आए हमारे। तो व्यापार चल नहीं रहा है, छोटा व्यापारी खत्म हो गया है, मझोला व्यापारी खत्म हो गया है, सिर्फ 2-3 उद्योगपति जो हैं वो पैसा बना रहे हैं। राहुल इसीलिए कहते हैं कि मैं कारपोरेट का विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ इस बात का विरोधी हूं कि सारा काम 2 लोग ना करें, वो देश के 100 उद्योगपति करें। 100 बड़े उद्योगपति हों, हजारों मझोले उद्योगपति हों, और लाखों और छोटे उद्योगपति हों। हर दुकानदार का काम चले, हर गरीब की जेब में पैसा जाए। तो आप देखिए, इसके अलावा हम एक छोटी सी बात मतलब इसी संदर्भ में और करना चाहेंगे कि इस बात को लेके देश में एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि न कोई सुनता है, न कोई पढ़ता है, न कोई लिखता है। लेकिन जैसे आप इस बात पे चर्चा कर देते हैं तो हमें इस बड़ा आश्चर्य भी होता है, खुशी भी होती है कि इसके ज़रिए बात कुछ लोगों तक पहुंच जाती है। और आज जो इंडिया की मीटिंग जो होने वाली है कुछ ही दिनों बाद 31 तारीख को, 31 अगस्त और 1 सितंबर को, तो हम चाहते हैं कि उनमें ये सारी बातें चर्चा का विषय होना चाहिए कि देश के गरीब के पास कैसे पैसा पहुंचे। जो राहुल की न्याय योजना है उसके बारे में उन्हें एक घोषणा करना चाहिए कि अगर हम सरकार में आ गए 2024 में तो हम न्याय योजना को लागू कर देंगे, हर गरीब की जेब में 6,000 या उसको आप 7,000 भी कर सकते हैं, पैसा पहुंचेगा। जब दूसरे लोग ये करते हैं तो उसका कोई विरोध नहीं होता, जब कांग्रेस कुछ करती है तो कहते हैं रेवड़ियां बांट रहे हैं। इस बात को बड़ा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, इसको कागज पे लिखना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि इससे देश को ये फायदा होगा, देश की आर्थिक स्थिति को ये फायदा होगा। और इसकी घोषणा जो है राजनीतिक रूप से मुंबई में जब ये मीटिंग हो तो कांग्रेस को और बाकी 26 विपक्षी दलों को करना चाहिए। जी, 26 विपक्षी दल, हो सकता है दल बढ़ भी जाए। बने रहिए, चर्चा अभी जारी है। जी, क्या लगता है ऐसा? केजरीवाल निकल जाएंगे मेरे ख्याल से। नहीं, अनम्यूट हूं मैं। हाँ जी, आवाज आ रही है जी। जी, मुझे लगता है कि केजरीवाल तो साथ नहीं रहेंगे इंडिया गठबंधन के, वो तो निकल जाएंगे। हो सकता है कि ये चुनाव, विधानसभा चुनाव होने के बाद और आम चुनाव की घोषणा दी है कि वो मुंबई जा रहे हैं। केजरीवाल ने घोषणा कर दी है मीनू जी कि वो मुंबई जा रहे हैं मीटिंग में।
लेकिन ये तो जो जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये सीसॉ वाली है राइड है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। जब ये तय हो गया था पटना में कि भाई, बेंगलोर में, कि भाई कोई भी जो भी जितने भी इसमें सहभागी हैं गठबंधन के, वो 2024 आम चुनाव तक अपने कोई भी नेशनल फुटप्रिंट छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, कि अपने वोटर बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। माने जो राहुल, ये जो केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में करके आए हैं कल परसों, तो वो बताता है कि वो उसके बावजूद वो उससे बाहर जा रहे हैं, जो अंडरस्टैंडिंग हुई है म्यूचुअल, उसके बाहर वो उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता नहीं कि कांग्रेस के नेता भले ही मान जाए, नीचे का जो कार्यकर्ता या दूसरी लीडरशिप है वो शायद नहीं मानेगी। तो ये मुझे तो वैसे लगता नहीं है कि केजरीवाल इसका हिस्सा अल्टीमेटली होंगे। वो किसी ना किसी बहाने से इससे निकलने की कोशिश करेंगे और निकलेंगे भी। इसमें ये जरूर है कि केसीआर आम चुनाव घोषित होने के नजदीक जब आचार संहिता लागू हो जाएगी तो तब वो इस गठबंधन को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उनको खतरा है ईडी का। और वैसे तो अब जो यहाँ संजय कुमार मिश्रा वाली जो बात अभी आ रही है सीआईओ की, तो उससे तो खतरा और 4 गुना बढ़ गया है सभी नेताओं को, जो मैं आपके चैनल पे बार बार कहती भी आई हूं कि संजय मिश्रा को ऐसे नहीं जाने देंगे। या तो वो सीआईओ बनेंगे, लेकिन मैंने तो ये कहा था कि वो उसके बाद मंत्री बना दिए जाएंगे केंद्र में, वित्त विभाग में, तो वो वहां से अपना काम करेंगे। उनकी सेवाएं तो ली जाती रहेंगी। इसमें वही बात आती है कि बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है विपक्ष के नेताओं को, क्योंकि संजय मिश्रा का इस्तेमाल और क्या हो सकता है, यही इस्तेमाल होगा जो अभी तक होता आया है उनका। और जो एक्सटेंशन देना और तरह तरह से रास्ते निकालना अफसरों को रोकने के, रिटेन करने के, वो मोदी जी बखूबी जानते हैं। उनके मंत्रिमंडल में कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हैं, जयशंकर हैं, आपके हरदेव जोशी हैं, सॉरी हरदीप पुरी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, और बहुत सारे मेघवाल हैं, बहुत सारे हैं कि जो एक्स ब्यूरोक्रेट रहे हुए हैं। तो एक और सही उसमें लाइन बढ़ जाएगी। बस खतरा इसमें यह है कि जैसे आप मिश्रा जी के लिए ये माना जा रहा है, जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, कि भाई एक नई पोस्ट क्रिएट कर दी जाएगी सरकार के भीतर ताकि वो उस पर विराजमान रहे और वहां से अपने काम को अंजाम दें। तो कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी अपने लिए भी एक नई पोस्ट क्रिएट कर लें 2024 से पहले कि राष्ट्र के संरक्षक मोदी जी, या इस तरीके का पैटर्न, कुछ भी, मतलब इस तरह की पोस्ट अपने लिए क्रिएट कर ले और उस पर विराजमान हो जाए सदा सर्वदा के लिए। तो ये चीज भी एक सोचने वाली बात हो सकती है। बट ये इस बात से मैं डिनाई नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस तरह का उनका दिमाग चलता है इन मामलों में, तो हो सकता है अपने लिए भी एक पोस्ट उन्होंने सोच रखी और वो 2024 से पहले क्रिएट हो जाए और हम सब इस लायक भी ना रहे कि ये जो आप बैठ के यहाँ बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी संभावना वो खत्म कर देंगे, क्योंकि वो सत्ता छोड़ेंगे नहीं बहुत आसानी से। देखिए, सत्ता कोई नहीं छोड़ना चाहता, मोदी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन क्योंकि वो इतने उदारमना नहीं है और अहंकार बहुत कूट कूट के भरा है, तो ऐसा व्यक्ति विपक्ष की बेंचेस पे बैठ के, जैसे कि वो विपक्ष को गरियाते हैं, किस तरीके से गांधी और गांधी खानदान को कोस रहे थे वो, और खरी खोटी और गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, तो मोदी जी तो बिल्कुल नहीं सुन सकते। आप कल्पना करिए, मोदी जी विपक्ष में बैठे हैं नेता के तौर पे, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे। तो वो अपने लिए इसका रास्ता यही निकालेंगे, अपने लिए एक नई पोस्ट क्रिएट कर लेंगे, प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे और बाकी का वही संभालेंगे। हो सकता है मुर्मू जी डिसलॉज हो जाए, राष्ट्रपति का पद भी ना रहे, उसकी जगह साहब का पद हो कोई नया। जी राजीव जी, हो सकता है जो आप कह रही हैं, नथिंग इम्पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। प्रशांत टंडन जी, लगता है आपको भी? जी एक सेकेंड, नहीं मुझे नहीं लगता इतना कि हाँ ये नारेबाजी करेंगे, आर्टिकल लिखवाएंगे विवेक देबरॉय टाइप से लोगों से, कुछ और ऐसे लोग आर्टिकल लिखेंगे, लेकिन अभी इतना आसान नहीं है। और ये जो एक नई पोस्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, देखिए उसमें भी बड़ी कानूनी पेचीदगियां हैं। डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक कानून के तहत काम करता है राजीव जी, और उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है, वो उसको कानून के तहत लागू करता है।
ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, अच्छा वो पार्लियामेंट के पास कानून है, पार्लियामेंट द्वारा पास किए हुए कानून है। आप एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से गजट करके आप एक अफसर को बना दोगे CIO, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक आपने नया थाना बना दिया, लेकिन वो कानून का जो मैंडेट है वो नहीं है उसके पास। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है वो कानून का मैंडेट डायरेक्टरेट इंफॉर्मेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दे रहा है, वो कानून में नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 50 अगर PMYL का देखेंगे तो वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या उसके अफसर को दे रहा है। अब संजय कुमार मिश्रा अगर इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट नहीं रहेंगे, डायरेक्टर नहीं रहेंगे, रिटायर हो जाएंगे, फिर उनको पोस्ट रिटायरमेंट कोई एक आप नया थाना बना देंगे, तो वो उसको कानूनी अख्तियार कितना होंगे, इस पर ये बड़ा डिबेटेबल इशू है राजीव जी। तो इतना आसान नहीं है ये सब चीजें। बाकी जो शकील जी कह रहे थे वो बात बहुत पते की है, और उसमें मनरेगा ही नहीं, मनरेगा के तो दुश्मन है ही। और मनरेगा के दुश्मन क्यों है? मनरेगा के दुश्मन इस वजह से हैं क्योंकि मनरेगा ने वो काम किया है राजीव जी जो आरक्षण नहीं कर पाया। आरक्षण में नौकरियां किसको मिलती थी? जो कम से कम 8वां पास हो, 10वां पास हो, कम से कम। और वो नौकरियां वहां नहीं थी जहां वो रहता है। नौकरी तहसील में थी, ब्लॉक में थी, जिला में थी, दूसरे शहरों में थी। जहां वो रहता है वहीं उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधार दी, वहीं उसको मोटरसाइकिल दिला दी, मोबाइल फोन दिला दिए। ये आंखों में मिर्च लगने वाली बात है। और उसने पूरे केवल मनरेगा नहीं, पूरे लेबर जो गांव का श्रमिक है, पूरे मार्केट को जो शोषण था उसको खत्म कर दिया। तो एक दूसरी बात यह कि एक काम जो और मोदी जी भविष्यवाणी में अभी से कर दूं इसकी, कि जो बिहार का जातिवार सर्वेक्षण है, इसमें सुप्रीम कोर्ट में चले गए, एफिडेविट की मांग की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाइए हम स्टे नहीं करेंगे। मैं आपको राजीव जी कह रहा हूं कि बिहार के जातिवार जनगणना को मोदी जी किसी भी कीमत पे रोकेंगे, किसी भी कीमत पे। और मतलब वो हो सकता है कि राजनीतिक बदनामी तक ले लें। प्रेसिडेंट रूल लगाना होगा तो प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकते हैं, भले ही वो बाद में सुप्रीम कोर्ट से उठ जाए। जातिवार जनगणना को वो नहीं आने देंगे, ये मेरा सिक्स सेंस कह रहा है राजीव जी। दो बातें जो एक अभी आज आप जो बात कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना को किसी भी हाल में मोदी जी आने नहीं देंगे, और इससे पहले बात आपकी ही थी और तमाम साथी कह भी रहे हैं अब, और हम देख भी रहे हैं कि किसी भी ढंग से ईडी के डायरेक्टर को नहीं जाने देंगे, वो उनको अपने साथ रखेंगे। तो दो बातें हैं। और अब क्लोजिंग कमेंट चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपसे। बहुत कुछ चर्चा हो गई और बहुत लंबी चर्चा हम लोग कर भी लेते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं, इसलिए भी करना जरूरी होता है। क्लोजिंग कमेंट कहां से, चांद से लेकर के लद्दाख तक, और उसमें राहुल गांधी मोदी जी की राजनीति पैरेलल चलती हुई आमने सामने दिखाई देती है। और अब मजेदार है ये राजनीति, इसलिए भी चर्चा हम लोग लंबी करने लगे हैं, क्योंकि एक तरफा राजनीति नहीं चल रही है। एक तरफ है बचाव की राजनीति चल रही है। पहले जो बिल्कुल धारदार राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की होती थी, अब वो डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसलिए भी ये राजनीति बहुत कुछ कह रही है। यहां से आगे जो शकील अख्तर जी कह रहे थे मुंबई की बात, थोड़ा सा उसको मीनू जी भी बढ़ाई थी आगे, और उसमें कौन आ सकता है कौन जा सकता है इसकी बात भी चल रही है। जरा आप बताइए क्लोजिंग कमेंट के रूप में कि अब क्या देखते हैं। राजीव जी, समय के अनुकूल आचरण की अपेक्षा हमेशा की जाती है। आज छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे पड़े, होना क्या चाहिए था? आज छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का दिन है। जो आज चंद्रयान तृतीय उतरा है चांद पे, उसमें छत्तीसगढ़ के एक युवा भरत कुमार की भूमिका है। 30 सालों से लड़के की उम्र है, और आप जान लीजिए कि वो एक युवक ऐसा रहा
जिसकी पढ़ाई उसके माता पिता पिता उसके सिक्योरिटी गार्ड थे किसी बैंक में, और मां ने ठेले पे दुकान लगाई है, और उस युवक ने लोगों के सहयोग से अपनी पढ़ाई पूरी की। नाम कटने की नौबत थी, और वहीं आपके जिंदल ग्रुप और कोई अरुण बाग करके कोई उद्योगपति है छत्तीसगढ़ के, इन लोगों ने उस युवा को धनबाद का जो इंस्टीट्यूट है वहां पढ़ाया, और वहीं से इस लड़के का प्लेसमेंट हुआ था इसरो के लिए। आज इस पूरे अभियान का जो सदस्यों में से एक सदस्य भरत कुमार है। इतनी गरीबी से निकला हुआ युवा, तो आज तो उनके माता पिता का सम्मान होना चाहिए था, अपेक्षाकृत आप ईडी लेके पहुंच गए। या ये घटना आपको बताती है कि आप जमीनी हकीकत से कितने दूर हैं, आपको करना क्या है, आप कर क्या रहे हैं। यह जो ये जातीय जनगणना रोक नहीं पाएगा कोई, संभव नहीं है, कुछ भी कर लें। आपको पसंद आई और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का काट है, वह केवल ही जातीय जनगणना जैसे जो सामाजिक अधिकार के जो के प्रयास हैं वही हैं। क्योंकि जब आप लोगों को संपन्न बनाना चाहते हैं, लोगों का एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, वह अभियान हमेशा इस तरह के भावनात्मक अभियान से हमेशा भारी पड़ता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी लेके बढ़ना चाहती है। दूसरी बात यह है कि जो जिस तरह का चैलेंज खड़ा किया है इंडिया दल समूह ने, मेरी अपनी समझ है, मैं विनू जी की बात से अभी इस समय असहमत हूं कि अरविंद केजरीवाल निकल जाएंगे, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को विपक्ष के दलों में सर्वाधिक अविश्वसनीय व्यक्ति मानता हूं। लेकिन आज उनके सामने भी अपने अस्तित्व का सवाल है। मेरा अपना मानना यह है कि चुनाव की घोषणा के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का भी इंडिया दल समूह में एक एंट्री हो सकती है। मेरा यह भी मानना है कि चुनाव की घोषणा के बाद, तेलंगाना चुनाव के बाद केसीआर साहब इंडिया दल समूह के साथ आ सकते हैं। मेरा अपना भी मानना है कि चुनाव की घोषणा के समय दोनों में से या तो आईएसआर कांग्रेस या तो बीजेपी के साथ चली जाएगी, और चंद्रबाबू नायडू इंडिया दल समूह के साथ आएंगे। अभी इंडिया दल समूह का दायरा बढ़ेगा, केवल चुनाव के घोषणा का इंतजार है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन विपक्षी दलों के सामने उनके अस्तित्व का, और वह अपना अस्तित्व मिल करके ही बचा सकते हैं, अलग अलग इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, आने वाले दिन और कठिन होंगे। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरीके से इंडिया दल समूह ने जनता से जुड़ करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, उसका कोई विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। क्योंकि इनका जो पब्लिक कनेक्ट है वह इंडिया दल समूह की तुलना में कम है। आप इस पूरे जो इंडिया दल समूह में जितने लोग हैं 36-38 दल, उसमें से किसी दल का भारतीय जनता पार्टी को आप छोड़ दीजिए, और जो विभाजित एनसीपी है और शिवसेना है, इनके अलावा किसी का कोई भी प्रतिनिधित्व कहीं नहीं है संसद में चाहे विधानसभा में। जबकि इंडिया दल समूह का 11 राज्यों में सरकार है। यह जो जन समर्थन वाले जो राजनीतिक दल है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी ने जो अपने राजनीतिक कार्यक्रमों से विपक्ष को विश्वसनीय बनाया, विपक्ष एक झंडे के नीचे आए और एक अभियान के तहत बीजेपी के सामने खड़े हैं, इसका अभी तक बीजेपी के सामने कोई काट नहीं मिल पाई है। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर और विपक्षी दलों की एकता, यह एक ऐसा राजनीतिक